तो बच्चा पार्टी वी वर ट्राइंग टू से दैट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं कहां पे, क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, पेरोल को आइडेंटिफाई करना। अब आप लोग माशाल्लाह से दो मुझे प्रोसीजर्स यहां पे दे रहे हैं कि भाई रिकैलकुलेट कर लो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई कर लो। अबे चलिए वो हम लोग आखिर में जाके करते हैं, वो शुरू में नहीं किया जाता, वो बिल्कुल आखिर के 3 प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आप लिख सकते हो। यहां पे मैंने आपको बताया हम लोग ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉयज लेते हैं, कुछ सैंपल बेसिस पे एम्प्लॉयज उठाते हैं, एक साइड पे रखते हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग देते हैं बैंक स्टेटमेंट में उनको पे कितना किया गया है, और फिर उनको एड अप करके देखते हैं मैनेजमेंट ने उतना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड किया पेरोल एक्सपेंसेस के अंदर या नहीं। दिस इज द प्रोसीजर दैट आई वुड राइट डाउन। द ऑडिटर शुड सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ employees, the sample of employees, and identify the total salary paid to them for 12 months 12 months by inspecting the bank statements and compare the total against each employee, the total against each employee with the breakup of payroll expenses expense. इससे क्या वेरीफाई होगा? टू वेरीफाई कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अमाउंट भी कंफर्म हो गई ना, क्योंकि अमाउंट भी आप साथ साथ देख रहे थे, अमाउंट भी कंफर्म हो गई। सर अनदर प्रोसीजर दैट वी हैव टू क्रिएट राइट नाउ, व्हाट इज समथिंग एल्स दैट इज लिंक्ड विद पेरोल एक्सपेंसेस। पेरोल एक्सपेंसेस के अंदर जब टोटल आ रहा होता है तो उसमें ना ही सिर्फ सैलरी आती है, बल्कि अगर कोई बोनस पे हुआ है पेरोल के अंदर, बोनस के अलावा कोई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बोनस छोड़ दो, बोनस सेपरेट होता है, अपॉलॉजीज, लेकिन कोई बेनिफिट्स अगर दिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट कंपनी को दे रही है, कंपनी जो मैनेजमेंट को दे रही है, लेट्स सपोज फ्यूल के बेनिफिट्स, गाड़ी हो गई, ये सब कुछ, तो वो भी पेरोल के अंदर आता है। कैन वी समहाउ चेक कि जो जो बेनिफिट्स फॉर द ईयर दिए गए, क्या वो एक्सपेंस पे रिकॉर्ड हुए, पेरोल एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हुए हुए या नहीं हुए हुए? वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रोसीजर अपॉन दैट। फॉर दैट अगेन वी हैव टू चेक द कंप्लीटनेस, राइट, कि कंप्लीटली वो एक्सपेंस रिकॉर्डेड है, एक्यूरेसी पूरी तरीके से है या नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी विल हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज, एंड अगेंस्ट दो सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग उनके कॉन्टेक्ट्स में देख लेंगे, अपडेटेड कॉन्टेक्ट्स में, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट हैव टू बी गिवन टू देम। फिर हम लोग मार्केट की वैल्यू उठा सकते हैं उस बेनिफिट के अगेंस्ट, कि भाई अगर फ्यूल आप दे रहे हो, फ्यूल देना है, हर महीने का कुछ अमाउंट का फ्यूल देना है या कोई चीज़ देनी है, तो मार्केट में फ्यूल की क्या प्राइसेस चल रही हैं, उसके साथ उसको कंपेयर करके देख लेंगे कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, और फिर हम लोग पेरोल एक्सपेंसेस के ब्रेकअप में जाकर देख सकते हैं वो रिकॉर्डेड है या नहीं है। सो माय प्रोसीजर इन दिस केस वुड बी द ऑडिटर शुड obtain a breakup of employees and inspect their inspect their employment agreements against the benefits provided to them and identify the market value of the benefits, identify the market value of benefits to check, to verify, to identify whether these have been recorded as an expense in payroll expenses, to verify completeness and accuracy, to verify completeness and accuracy. So guys, we are done with this one as well. Now let's move forward. Anyone, by the way, any one of you has any kind of recommendation for any type of procedure? वो जो 3 learned procedures है ना, उन पे अभी नहीं जाना, मुझे खुद से आपको recommendation दे के बताएं कि इसके अलावा कोई और procedure है जो कि हम लोग बना सकते हैं। सर एक मेरे पास है जी प्रोसीजर। बताएं सर।
said the auditor needs to inspect the draft financial statement and compare it with the last year financial statement to uh, ताकि comparison कर लो और any significant difference with be discussed with the management. यानी कि आप बनाना चाह रहे हो Completeness को एनालिटिकल कर रहा है. प्रोसीजर, एनालिटिकल, जी इस साल कितना एक्सपेंस है, पिछले साल कितना एक्सपेंस था, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लो. आपने क्या किया, AEIOU में से ए के ऊपर आए, एनालिटिकल परफॉर्म किया, डिफरेंस आइडेंटिफाई किया, सिग्निफिकेंट है, मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लिया, भाई हमें बताओ क्यों सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन से काफी कुछ पता चल जाएगा. वेरी गुड प्रोसीजर, एनालिटिकल परफॉर्म किया जा सकता है इधर, वेरी गुड डन. थर्ड के ऊपर आओ भाई. The auditor should perform the auditor should inspect the previous year expense and compare with the current. If there is a significant difference, this should be then the reason for the difference should be discussed, inquired from the management. इससे क्या वेरीफाई होगा, द एक्यूरेसी, वैल्यूज के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हो ना, टू वेरीफाई accuracy of expense. Sir, any सर other recommendation of मेरा एक procedure that you क्वेश्चन might है. think? जी. सर एक क्वेश्चन है सर, इस एग्जर्शन से हम कंप्लीटनेस भी नहीं टेस्टिफाई कर सकते? हाँ कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए ना आपको किसी ना किसी टाइप का एविडेंस तो चाहिए होता है ना. लेकिन जब आप सिर्फ अमाउंट्स पे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहां पे ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो यार एंड कंप्लीटनेस एज वेल, एंड कंप्लीटनेस भी टेस्ट हो जाएगी. चलो अगर गलत हुआ तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये ना कंप्लीटनेस के लिए मैंने आपको कहा कि फिर आपको सोर्स डॉक्यूमेंट पे जाना होता है. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैकवर्ड मूव नहीं करते, यहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पीछे मूव कर रहे हैं सर. समझिए आप. जी सर. ठीक है. जी सर. एनी अदर एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर? चलो एक अहमद ने बताया, वन ऑफ यू, एनीवन एल्स हु कैन गिव अ एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर. मतलब किसी के पास नहीं है. चलो आगे मूव करते हैं. सर अब कम इमेजिन कर लें कि आप रहे एक थर्ड क्लास किस्म के स्टूडेंट जिसको ऑडिट पसंद नहीं था, जो सिर्फ ऑडिट पास करना चाहता था. उसने मुश्किल से ये 3 प्रोसीजर्स बना लिए, अब उसको कोई और प्रोसीजर जहन में नहीं आ रहा, वो नहीं बना पा रहा. चलो फिर हम लोग दोबारा से जरा EIU पे पहले मूव करके देखते हैं. एनालिटिकल के अंदर से हम लोगों ने बना लिया प्रोसीजर, ठीक है. अच्छा एनालिटिकल में ना एक और प्रोसीजर है जो कि हम लोग कर सकते हैं, बड़े मजे का प्रोसीजर है. वो क्या है? और ये प्रोसीजर तमाम एक्सपेंसेस, तमाम रेवेन्यूज के केस में होता है, इनकम्स के अंदर होता है. आप मैनेजमेंट से ये मत बोलो कि प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या फिगर थी मुझे वो दो. आप ये कहो मुझे इसी साल का मंथ ऑन मंथ ब्रेकअप प्रोवाइड करो इस एक्सपेंस का, हर महीने कितनी अमाउंट आ रही है पेरोल एक्सपेंस की. 12 महीने का एड अप होके फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं ना, वहां रिकॉर्ड हो रहे हैं. तो आस्क द मैनेजमेंट टू गिव यू अ मंथ ऑन मंथ ब्रेकअप ऑफ द होल एक्सपेंस, हर महीने कितना एक्सपेंस था, उसमें से आइडेंटिफाई करो भाई किस महीने में बहुत ज्यादा या बहुत कम है, आउटलायर मंथ्स, और उस पे इंक्वायरीज कर लो मैनेजमेंट से. ये भी एक प्रोसीजर आप लगा सकते हो एनालिटिकल के अंदर. एंड बाय द वे ये प्रोसीजर रेवेन्यू पे भी लग सकते हैं, ये किसी भी और एक्सपेंस पे आप उठा के लगा सकते हैं. ठीक है. अब यहां पे आए जरा, यहां पे इधर आके देखिएगा जरा. इस प्रोसीजर को मैं लिखूंगा नंबर 4 प्रोसीजर के अंदर. द ऑडिटर शुड ऑब्टेन a month on month breakup, ठीक चल रही है सर. इज इट लैगिंग और जस्ट फॉर मी? सर आपके लिए लैग हो रही है, फिक्र ना करें, रिकॉर्डेड भी है, तो कहीं कहीं अगर लैग आ रहा है डोंट वरी अबाउट इट. मंथ ऑन मंथ ब्रेकअप ऑफ पेरोल एक्सपेंसेस एंड आइडेंटिफाई months in which there is a significant difference, a significant difference and inquire from management the reason for the
डिफरेंसेस। ठीक हो गया सर? ये आ गया आपके पास फोर्थ नंबर का प्रोसीजर। अच्छा, इससे क्या वेरीफाई हो रहा है? टू वेरीफाई वैल्यूएशन एक्यूरेसी, वैल्यू दोबारा से हम लोग डिस्कस करें, टू वेरीफाई एक्यूरेसी, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी। सर ये हो गए आपके पास 4 प्रोसीजर्स। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसके अंदर से कोई और चीज जो हम लोग बना सकते थे, एज्यूम कर लेते कि आप अच्छे स्टूडेंट थे, आपने बना लिए, सर ऑब्जर्वेशन एक प्रोसीजर्स के ऊपर लग नहीं सकता, इंस्पेक्शन हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर इंक्वायरी हमने लगा दी, एनालिटिकल में से 2 किस्म के एनालिटिकल हम लोगों ने बना लिए, रिकैलकुलेशन के ऊपर बाद में जाते हैं सर। अब तो हमारे पास वही 3 रोट लर्न प्रोसीजर्स हैं हमारे सामने, हम लोग उनके सर ऊपर कोई एक प्रोसीजर क्वेश्चन है। परफॉर्म। जी बताएं बताएं बताएं। सर हम लोग बजटेड और एक्चुअल को भी तो कंपैरिजन कर सकते हैं। सर ये ले, एक और एनालिटिकल आ गया आपके पास। आप ये कह सकते हो, द ऑडिटर शुड आस्क द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द बजटेड पेरोल एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, एंड कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंस रिकॉर्डेड, एंड if there is a significant difference the auditor should inquire from the management the reasoning for the difference। सर ये आपका फिफ्थ वाला प्रोसीजर आ गया। अच्छा चलिए 6 भी बनाना चाहते हैं आप, 5 चाहिए थे ना, 5 तो हम लोग बना चुके हैं, इसके अकॉर्डिंगली छठा बनाना चाहते हैं आप। सर छठा आप ये भी बना सकते हैं, यू कैन से obtain a breakup of the payroll expense and recast या recalculate to verify arithmetical accuracy। मैं रोट लर्न की तरफ चला गया हूं अब। सर उसके बाद डिस्क्लोजर वाला प्रोसीजर बना दें आप, और रिटन रिप्रेजेंटेशन वाला प्रोसीजर बनाना चाहते हैं तो बना दें आप। लेकिन मैंने यहां पे आपको जो 4 प्रोसीजर्स बना के दिखाए, इससे आपको यह सीखने को मिला कि डायरेक्टली रोट लर्न की तरफ नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है कि पहले आप किसी तरीके से कोई और प्रोसीजर्स अच्छे अच्छे बना लें, बाद में आप रोट लर्न तीनों लिखाएं बेशक एग्जाम में, तीनों के तीनों एडिशनल लिखाएं, 10 प्रोसीजर्स लिखा है बेशक, अगर आपको 5 चाहिए उसके अगेंस्ट 10 लिखते हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू राइट डाउन एज मेनी गुड प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ डिटेल प्रोसीजर्स एज यू कैन। सर ये ले सर, हमारा 30 मार्क्स का पेपर हो गया खत्म। फॉर 30 मार्क्स वी आर डन। ऑल्दो हमें टाइम ज्यादा लगे, नॉर्मल जितना लगना चाहिए आपको एग्जाम के अंदर उससे काफी ज्यादा लगे, लेकिन उसकी रीजन भी तो है कि मैं हर एक चीज को साथ साथ आपके सामने एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, डिटेल में जा रहा हूं, तो टाइम तो मुझे ज्यादा लगना ही लगना है सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कम टाइम मुझे लगेगा। बाय द वे अभी भी 30 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, 5 मार्क्स हुए हैं, 30 मार्क्स का अभी 4 मार्क्स अभी हमारे पास पड़े हुए। चलो भाई इस तरफ मूव करते हैं, 4 मार्क्स की तरफ, रिमेनिंग की तरफ। क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिशिएंसीज फेस्ड बाय क्यूक्यू कॉर्पोरेशन एंड प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन टू एड्रेस ईच ऑफ द डेफिशिएंसीज टू इंश्योर कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। So let's read this out. We have to identify corporate governance deficiencies, and against those deficiencies we will have to give a good recommendation. Deficiencies identify करने का तरीका क्या हुआ करता था corporate governance के लिए? The process was, जो हमारे पास तरीका था वो क्या था सर? ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये हमारे पास तरीका था सर। 2 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड, पहले के पैराग्राफ के अंदर जो चीज आपने आइडेंटिफाई की है उसको अपने वर्ड में लिखो, सेकंड पैराग्राफ के अंदर यू विल हैव टू राइट डाउन कि अगर तो ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिशिएंसी, ओहो दिस इज द रॉन्ग वन दैट आई हैव ओपनड अप, दिस इज नॉट द वन। ये देखें यहां पे सर, ऊपर आता है, ये रहा सर। सबसे पहले जो आपने चीज आइडेंटिफाई की है उसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है, और फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपने उसका बताना है कि अगर ये सीसीजी की डेफिशिएंसी करेक्ट ना की गई तो बैड इंपैक्ट क्या आएगा कंपनी के ऊपर, आपने ये बताना है। और फिर उसके अगेंस्ट आपने रिकमेंडेशन दे देनी है। सीसीजी की रिक्वायरमेंट को बैक एंड ऑफ द माइंड पे रखो, और उसके बाद अपने वर्ड्स में एक प्रॉपर रिकमेंडेशन आपने देनी है। सर नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स रीड एंड सॉल्व दिस पास पेपर क्वेश्चन। कहां गया क्वेश्चन भाई, कहां गया क्वेश्चन? ये देखे सर, ये रहा। इसको अब पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? क्यू क्यू कॉर्पोरेशन इज इंटेंडिंग टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है भाई, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहती इन द नेक्स्ट ईयर, एंड देयरफॉर वांट्स टू इंश्योर द कंपनी विल बी कंप्लायंट विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। ऑलराइट, एरोबॉल कॉर्पोरेशन हैज बीन आस्क्ड टू रिव्यू द करंट अरेंजमेंट्स एंड आइडेंटिफाई एनी चेंजेस व्हिच नीड टू बी मेड। हमें कहा गया है कि भाई आप देखो हमारे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, अगर कोई चेंजेस आपको लगता है रिक्वायर्ड है तो आप हमें बताओ, हम लोग चेंजेस करेंगे। सर 2 पैराग्राफ से, 2 में से 2 तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, मार्क्स पूरे हो जाएंगे हमारे। द बोर्ड ऑफ क्यूक्यू कॉर्पोरेशन कंप्राइजेस 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अ चेयर, सुने दोबारा से, 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, एक चेयर है, एंड 4 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब सुनिएगा, 5 एग्जीक्यूटिव और चेयर को मिला के 5 ही नॉन एग्जीक्यूटिव। ये क्या करे, दोनों को इक्वल कर दिया है, वोटिंग होगी तो कौन ऊपर है कौन नीचे पता ही नहीं चलेगा कभी। समझिए आप, ये तो एक चीज मैंने आइडेंटिफाई कर ली इधर, 5 एग्जीक्यूटिव, 5 एग्जीक्यूटिव, 5 नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन टोटल। नो 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 नो, वी स्टडीड द रूल इज
+1 when compared to the executive directors, so that the non-executive directors are more within the board, so that the board overall is seen as an independent body. Two directors are subject to re-election on a rotational basis at each annual general meeting. दो डायरेक्टर्स हम लोग री-इलेक्ट कर लेते हैं रोटेशनल बेसिस के ऊपर कि हम लोग चेंज करते रहेंगे. दो डायरेक्टर्स हर साल नए होते हैं. सर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक और रिक्वायरमेंट थी 3 ईयर की. हर 3 साल के बाद हर एक डायरेक्टर की लाजमी री-इलेक्शन होनी चाहिए. ये भी एक रिक्वायरमेंट थी. आप सिर्फ 2 के ऊपर चल रहे हो. हर साल सिर्फ 2 लोग री-इलेक्ट होते हैं. इस बात का मतलब ये ओवरऑल कंपनी के 2 एक साल, 2 दूसरे साल, 2 तीसरे साल, 6 हो गए. जो बाकी 4 बैठे हुए उनका क्या होगा? वो तो 3 साल से ज्यादा चलेंगे. अब ऐसा है कि नहीं है? मुझे बताएं सर. आप अहमद शाहिद, आपका माइक ऑन है. जी सर, एक मैं वही आइडेंटिफाई के लिए कह रहा था कि सर नेक्स्ट वाले में अगर मैं करूं आइडेंटिफाई. करते चले, मैं जिसको लिख लेने यहां पे कर लेने 1 मिनट. ये मेरे पास दूसरी आइडेंटिफाई होगी. ये मेरे पास दूसरी आइडेंटिफाई होगी. सर अगला पढ़े, आप खुद पढ़े और आइडेंटिफाई करें जरा मेरे सामने. सर अगले में जो है ना वो फाइनेंशियल एक्सपीरियंस का कोई फाइनेंस नेट नहीं है सर इसमें ऑडिट कमेटी के अंदर. क्या कहता है भाई? क्यूक्यू कॉर्पोरेशन इज प्रोपोजिंग टू एस्टैब्लिश एन ऑडिट कमेटी ऑफ 3 इंडिपेंडेंट entities. ऐसा ही होना चाहिए, entities होने चाहिए. These entities are highly experienced in the industry in which QQ Corporation operates. Before joining QQ Corporation, they had senior roles in sales, manufacturing and marketing. भाई फाइनेंस वाला चाहिए होता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके पास वो भी नहीं है. ये लो भाई, 2 रिक्वायर्ड थी, हम लोगों ने कितनी आइडेंटिफाई कर ली? 3 आइडेंटिफाई कर ली. अब आप इसको लिखेंगे कैसे पेपर के अंदर? आते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लिखना उस तरफ में नहीं जाना चाहता, हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं. सर कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले वाली डेफिशिएंसी की बात करते हैं. आप लिखेंगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन. The board of directors of QQ Corporation comprises 5 executive directors and in total, including the chairman, comprises 5 non-executive directors, which means that the board has equal number of NEDs and non-executive directors. अब इसके अगेंस्ट सेकंड पैराग्राफ पे अब आएंगे, डेफिशिएंसी आइडेंटिफिकेशन की साइड पे. अब वो वहां पे आप क्या लिखते थे? क्या गंदा एडवर्स किस्म का एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर अगर तो ये डेफिशिएंसी ऐसी चलती रही. क्या इंपैक्ट है? इंपैक्ट ये कि बोर्ड होना चाहिए था इंडिपेंडेंट. अभी आप इक्वालिटी में बैठे हो, बोर्ड इंडिपेंडेंट नहीं है. आप कहोगे if this deficiency is not corrected and the non-executive directors are equal to the number of executive directors, this would mean that the board is not seen as independent by the shareholders of the company, which would mean they may lack their trust in the board and may not become a shareholder in the future for the company overall. ट्रस्ट लूज कर जाएंगे आपके शेयर होल्डर्स. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आगे आ जाओ जरा. रिकमेंडेशन देनी है. बैक एंड ऑफ द माइंड के अंदर हमेशा आपने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रखना है सर. वहां पे उसको रखा, अब आपने एक्सप्लेन करना शुरू करना है. अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द बोर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट +1 non-executive directors in totality when compared to the executive directors of the company. Hence, in this case, the board should hire at least 1 more non-executive director, and he should be a financial expert, as below it is also written that a financial expert will be required for the audit committee as well. If possible, the board should hire a financial expert, non-executive director. यहीं पे आपने अगले वाले को भी टारगेट करना शुरू कर दिया. सर दूसरे वाले को तो चले आप लिख लेंगे, तीसरे पे आते हैं. अब यहां पे क्यों मैं आ रहा हूं? क्योंकि मैंने इसको लिंक करवाया थोड़ा सा. अब मैं क्या लिखूंगा फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर? द बोर्ड इज गोइंग टू मेक एन ऑडिट कमेटी ऑफ 3 non-executive directors and no one within this will be a financial expert. Explanation: if no financial expert is kept within the audit committee, this would mean that the remaining people of the board and the audit committee will not be able to properly understand the financial image of the company, as a financial expert will not be present within the audit committee. अब कोड की recommendation: according to the code of corporate governance, a financial expert must be kept within the audit committee, and as recommended above, the additional non-executive that would be hired should be a financial expert, so that he can be kept upon the audit committee. सर अब बताएं कैसा लगा आंसर? थोड़ा सा लिंकिंग भी हो गई, थोड़ा सा खूबसूरत भी हो गया. एग्जामिनर आपका एकदम चौंक जाएगा, ये तो बड़ी बात, ये तो बड़ा काम कर दिया बच्चे ने, ऊपर दोनों चीजों को लिंक करके बैठ गए. समझ आई सर? जी सर आ गई. चले सर आगे मूव करते हैं. अच्छा जी, आगे मूव करते हैं. अब जरा हम लोगों ने ये तो देखे कर लिया, इस चीज को हम लोग कंप्लीट कर चुके. 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए, 30 मार्क्स. जी बताएं सर. सर रिक्वेस्ट सर, जी जी, 15 मिनट की सर ब्रेक. 10 मिनट, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट्स की ब्रेक. लेट्स मूव बैक, कम बैक. चलो ठीक है. ओके सर. रिकॉर्डिंग ऑन करने से सर. अच्छा, यस, रिक्वायर्ड बाय द लॉ की ये एक्चुअल रीजन है. एक रिक्वायर्ड बाय द लॉ की रीजन होगी दैट इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ.
have to change my microphone. Give me a second. It is not charged. अच्छा जी, आगे मूव करते हैं. जरा हम लोग, मेरी आवाज सही आ रही है? जी सर, ठीक आ रही है. चले सर, ठीक हो गया. अब आगे मूव करते हैं. सो द 3 specific reasons that the audit is required is number 1, requirement of the law to comply with the requirement of the law. आपके आंसर में होगा to comply with requirement of law. नंबर 2 आप हमेशा से लिखेंगे इसके अंदर जो आपका आंसर होगा. नंबर 2 आपने क्या बताया था सर अहमद भाई? What was the number? सर, 2? एविडेंस. Evidence to gather to show that the evidence has been to show that appropriate evidence has been gathered and the audit has been performed in accordance with ISAs. Number 2 reason होगी. Third reason to help plan the next year's audit by looking at the previous year's audit file. तो ये previous year audit file भी आपकी documentation ही कहलाती है. ठीक हो गया. ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया. सर पार्ट बी पे आते हैं. Using the table below, calculate the following 3 ratios for both years to assist you in the planning the audit of Survival Corporation. Operating profit margin, receivable collection period and payables payment period हम लोगों ने कैलकुलेट करना है. सर कोई बंदा अपना कैलकुलेटर जल्दी से निकाले. ये आपके पास पड़ी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको गिवन है. इसके अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है. इसके साथ साथ हमने कैलकुलेट करना है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल डेज जिसको बोला जाता है, और थर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करना है पेबल डेज को. सर प्लीज कैलकुलेट, हरी अप. कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. सर ये ऐसे सर, 2025 का 23% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. 25 का 23% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. 0.57. 0.57 ठीक हो गया. और 24 का कितना आ रहा है सर? 2500 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100. 2500 divided by 17 will be sir 14.46. 14.46%. So 14.46%. सर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है. Although it is not required for me within the exam. नहीं सॉरी, इंक्रीज होता नजर आ रहा है. बहुत ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. Although not required within the exam, बट फिर भी मैं जल्दबाजी में अपने पास रफ नोट्स के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ. जीपी कैलकुलेट करें सर. 6810 डिवाइडेड बाय 17860 मल्टीप्लाइड बाय 100. सर 38.12. 2025 का सर आपने निकाला 20 कितना? 38.13. 38.13. और 2024 का निकाला सर अब 6600 डिवाइडेड बाय 17280 मल्टीप्लाइड बाय 100. 6600 72 38.19. 88.19. नहीं सर ये नहीं हो सकता. 38 सर. 38.1. 38.19. 0.2 सर. 38.2. चले ठीक है, 20 कर देते हैं हम लोग. सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है. नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये शक पड़ रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ठीक है, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना वो बहुत ज्यादा से गिर रहे हैं. बहुत ज्यादा से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिर रहे हैं. हालांकि आपका रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा से ना इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए. तो ये एक्सपेंसेस इतने ज्यादा क्यों गिर गए? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन भी होगी. लेट्स थिंक अबाउट दैट रीजन. कोई हम लोग पढ़ेंगे तो हमें रीजन मिलेगी. लेकिन एक रिस्क में इस पे क्या बना सकता हूं कि शायद हम लोगों ने ये इन एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया. अच्छा, दूसरा जो हमने कैलकुलेट करना था सर, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल डेज, रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365. 2025 का है 13.32. 13 डेज कर लेते हैं. 13.32 डेज आ गया. अच्छा, इसके अलावा ओ सर, 2024 का 950 डिवाइडेड बाय 17 2280. सर मिस्टेक हुई है सर. 2025 में 47 डेज है. 47 डेज है. आपने लगता है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? जी सर, 100 से कर दिया सर. ठीक है. 2014 को कैलकुलेट करें. 950 डिवाइडेड बाय 17 280 मल्टीप्लाइड बाय 365. 280 मल्टीप्लाई सर 20 डेज.
20 डेज। आपके रिसीवेबल डेज सर बहुत ज्यादा से इंक्रीज हो रहे हैं, विच शोज मी कि शायद आपके कस्टमर्स टाइमली पे नहीं कर पा रहे, और अगर कस्टमर टाइमली पे नहीं करते तो बैड डेट एक्सपेंस या फिर अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रिएट होना चाहिए। शक है कि आपने वो नहीं कैलकुलेट किया, जिसकी वजह से आपके रिसीवेबल ओवरस्टेट हो गए, और वो बैड डेट अलाउंस एक्सपेंस जो है वो शायद अंडरस्टेटेड है। उसके ऊपर भी एक रिस्क क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे एक और रिस्क मैंने यहाँ पे बना ली। चलें, पेबल पेमेंट पीरियड सर निकालें। पेबल निकलेगा 1400 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 11050 मल्टीप्लाइड बाय 365। 0 1050 सर 46.24 46 2025 46.24 डेज आ गए सर इसके, और 2024 का कितना बनता है उसका आप निकालेंगे 2350 49.6 डिवाइडेड बाय 10680 मल्टीप्लाइड बाय 365। सर क्या बोला आपने वलीद भाई? सॉरी मैंने गलत गलत calculate सर नीचे वाला बताइएगा, सीओएस बताइएगा दोबारा। 2350 डिवाइडेड बाय 10680 मल्टीप्लाइड बाय 365। सर 80 डेज। 80 डेज। सर आपका जो पेबल डेज हैं वो बहुत ज्यादा गिर गए हैं, ऑलमोस्ट 50% से गिर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता। या तो इसके पीछे रीजन है कि आप बहुत जल्दी अपने पेबल्स को पे कर रहे हो, या इसके पीछे रीजन हो सकती है कि आपने जानबूझ के ये बैलेंस अंडरस्टेट कर दी है। यू हैव अंडर रिकॉर्डेड पेबल्स, जिसकी वजह से आपके पेबल्स अंडरस्टेट हो गए। इसकी वजह से आपका पेबल पीरियड पेमेंट पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। तो यहां पे मैं अंडरस्टेटमेंट का रिस्क बना सकता हूं इन द पेबल्स, अंडरस्टेटमेंट रिस्क बना सकता हूं इन द पेबल्स। सर लेकिन मैंने आपको हमेशा समझाया है कि आइडेंटिफिकेशन तो आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं आता। आइडेंटिफिकेशन करके अपने साइड में माइंड के अंदर एक रफ पेज के ऊपर आपने लिख ली, दैट इज कंप्लीटली फाइन। नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द सिनेरियो रीड, बिकॉज देयर मे बी समथिंग हिडन विद इन द सिनेरियो इटसेल्फ। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले पार्ट पे। 3 मार्क्स के लिए जो हमने कैलकुलेशन करनी थी, वी आल्सो गॉट 3 मार्क्स फॉर इट। 3 मार्क्स हम लोगों को यहाँ पे मिल गए। अब हम लोग 14 मार्क्स वाले पे मूव करते हैं। क्या कहते हैं एग्जामिनर? कहते हैं क्वेश्चन है using the मेरा। information provided and the ratios calculated, दोनों को यूज करते हुए describe 7 audit risk and explain the auditor's response to each risk in planning the audit of Survival Solutions Corporation। अहमद भाई, जब आपने पेपर दिया था दिसंबर 2025 की अटेम्प्ट में, तब यही क्वेश्चन आया था? ये नहीं सर, डिफरेंट था मैंने डिफरेंट सर। है, चलो ठीक है। हर जी सर। कंट्री में कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है हमारे पास किसी और कंट्री का एक क्वेश्चन हमारे सामने हो, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर हो जाएगा। अब देखें, पढ़ते हैं इसको। सर क्या कहते हैं? हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर न्यू क्लाइंट वाला रिस्क छुपा हुआ होता है। वी विल रीड इट फॉर दैट। इट इज 1st of July 2015, you are an audit supervisor at Caning and Corporation responsible for planning the final audit of Survival Solutions Corporation for the year ending 30th of September 2015। अभी तक कोई न्यू क्लाइंट वाली बात नहीं आई। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स मेडिकल इक्विपमेंट। यू अटेंडेड अ प्लानिंग मीटिंग फॉर द एट द एंड ऑफ द जून विद द फाइनेंस डायरेक्टर एंड ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर एंड आर नाउ रिव्यूइंग द प्रायर ईयर ऑडिट फाइल। पिछले साल की ऑडिट फाइल देख रहे हैं, मीटिंग नोट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। चलो भाई, न्यू क्लाइंट तो नहीं है हमारे पास, ये पुराना क्लाइंट है, हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। ईयर एंड कंपनी का मैं मार्क कर लेता हूं यहाँ पे। ईयर एंड ऑफ द कंपनी इज 30th of September 2015। सर लेट्स रीड फॉरवर्ड नाउ। प्लानिंग मीटिंग नोट्स। The report to management issued by Caning Corporation following the last year's audit highlighted significant deficiencies relating to Survival Corporation's payroll cycle. The finance director has stated that some but not all of the recommendations made in the report have been implemented during the year. Sir, do you identify any kind of uh, audit risk in this case? Any kind of audit risk is in the first paragraph. Any one of you, please. नहीं सर। अबे खुदा का खौफ करो, जहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल के अंदर, वहां पे ऑटोमेटिकली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसके एरिया में हाई। एरिया कौन सा है? पेरोल का एरिया है। सम ऑफ द रिकमेंडेशंस किस चीज में? पेरोल साइकिल के अंदर, यानी पेरोल एक्सपेंसेस दैट हैव बीन रिकॉर्डेड विद इन द प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें लास्ट ईयर हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज, हमने रिकमेंडेशंस दी थी मैनेजमेंट को। फाइनेंस डायरेक्टर कह रहे हैं कुछ रिकमेंडेशंस हमने लगा ली हैं, सारी की सारी हम लोगों ने नहीं लगाई, विच शोज के यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। पेरोल एक्सपेंसेस माइट बी मिसस्टेटेड। हम ये नहीं कहेंगे ओवरस्टेट होंगे, अंडरस्टेट होंगे, हम ये कह सकते हैं कि मे बी मिसस्टेटेड। अब आओ यहां पे रिवीजन, उसके अंदर हम लोग अपने आंसर लिखना शुरू करते हैं। सर सबसे पहली चीज अपने आंसर जो हम लोग लिखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज, अब ये मुश्किल वाले मैं आपको लिखकर दूंगा सारे के सारे, ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया। लेट्स राइट इट डाउन। सर इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। पहले सबसे पहला पैराग्राफ किस चीज का होता था? आइडेंटिफिकेशन का। 4 पैराग्राफ्स। आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एरिया, और फिर उसके बाद हम लोग कोई स्टैंडर्ड मेंशन करते थे, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन देते थे कि क्यों रिस्क है। चलिए सर पहला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज सेड दैट previous deficiencies, previous recommendations, some have been adjusted, some have been applied, but others are remaining in internal controls. Sir, यहाँ पे second paragraph, there is a risk that payroll expenses within statement of profit and loss are misstated. मैं overstated understated नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस डेफिशिएंसी की वजह से ओवरस्टेटमेंट हो सकती है, अंडरस्टेटमेंट हो सकती है, बस मुझे इतना पता है वैल्यू गलत रिकॉर्ड हो सकती है इन इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज की वजह से। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ की बात पे आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हुआ करता था किसी ना किसी टाइप का आपने अलाइनमेंट करवानी है किसी स्टैंडर्ड की वर्डिंग की विद द सिनेरियो। अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी की बात हो रही है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप बेशक उसको स्किप कर दो, उसका कोई मसला नहीं बनेगा, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा आपके। तो हम लोग फाइनल पैराग्राफ पे मूव करेंगे, फोर्थ वन पे। व्हाई डू वी थिंक दैट देयर इज अ डेफिशिएंसी इन दिस केस? हमें इसलिए लगता है जहां पे इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज होती हैं वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दिस इज व्हाट आई विल राइट डाउन। एज पर अवर पास्ट ऑडिट, there were significant deficiencies in payroll, hence even the recommendations provided, and even the recommendations provided in previous year have not been fully applied, hence there is a risk that in the current year deficiencies may still exist, due to which payroll expenses may be misstated. ठीक हो क्या? ये मैंने यहां पे एक्सप्लेनेशन दे दी। सर इसके बाद आती है मेरी रिस्पॉन्स कि मैं अपनी टीम को बताऊंगा भाई तुम लोग क्या करोगे, जाके क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए मुझे। एनी वन ऑफ यू कैन यू गिव मी एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? सब चुप हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है आप लोगों के जहन में। दिस मीन्स कि मुझे खुद अब बताना चाहिए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। सर अगर तो आप में से किसी ने ये लिख दिया कि डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ कि भाई क्या आप लोगों ने डेफिशिएंसीज के अगेंस्ट रिकमेंडेशंस क्यों नहीं लगाई और कौन कौन सी लगाई या कौन कौन सी नहीं लगाई, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट से डिस्कशन हो चुकी है। तो हम लोगों को पता चला है कि तमाम जो रिकमेंडेशंस दी गई थी वो अप्लाइड नहीं है। तो इस जगह पे आप ये नहीं लिख सकते, आप इस जगह पे कुछ और लिखना है आपने। वो कुछ और क्या होगा भाई? ऑडिट टीम को चाहिए कि हम लोग ज्यादा प्रोफेशनली स्केप्टिक रहे इन द ऑडिट ऑफ पेरोल, और हम लोग वहां पे ज्यादा सैंपलिंग करें, ज्यादा सैंपल्स पिकअप करें, ज्यादा डिटेल टेस्टिंग लगाएं, ताकि अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये आपका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बनेगा इन दिस केस। द ऑडिट टीम should be more skeptic during the audit of payroll expenses, payroll related expenses, and select a higher sample to test more transactions to identify material misstatements. ठीक हो गया? ये हो गया सर मेरा पहला वाला डन। 7 लिखने थे, पहला वाला डन हो गया। अब मैं दूसरे की तरफ आता हूं। लेट्स रीड फॉरवर्ड नाउ। सर आगे पढ़ने के बाद देखते हैं क्या है हमारे पास और।
SS Corporation manufactures equipment at its factory and stores finished goods within its warehouses. सब कुछ warehouses में जाता है. Due to limited space, some finished goods are stored in several third party warehouses. सर यहां तक किसी किस्म का रिस्क आपको नजर आया हो? कोई मुझे बता सकते हैं इस थर्ड क्या पार्टी में वेयरहाउस में इन्वेंट्री स्टोरेज हो रही है क्या हो रही है? ये क्या हो रिस्क रही है? थर्ड पार्टी वेयर हाउसेज में इन्वेंट्री स्टोरेज का है सर तो क्या रिस्क तो क्या इस बनेगा ये बताएं ना. सर इसमें रिस्क ये होगा इन्वेंट्री अंडरस्टेटमेंट होगी नहीं, अंडरस्टेटमेंट नहीं होगी सर. आप किस तरह कह सकते हैं कि हम लोगों ने कम ही रिकॉर्ड किया होगा, थर्ड पार्टी वाले को गिना नहीं होगा? हो सकता है थर्ड पार्टी वाले पे गिनने के लिए गए हो तो थर्ड पार्टी वाला भी साथ गिन के अपने पास रिकॉर्ड कर दिया हो. सारा अकाउंट पर नहीं हो सकता बताएं वलीद भाई, थोड़ा सा ऊंचा बोले लेकिन प्लीज स्पीक अप. चोरी होने का खतरा हो सकता है सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज बिल्कुल नहीं है. अब बताएं. चोरी होने का खतरा हो सकता है नहीं सर, चोरी होने का भी खतरा नहीं हो सकता. आप यहां पे जो बना रहे हैं ना यस, वो देखिए वलीद भाई ने बिल्कुल ठीक रिस्पांस दिया. क्वांटिटी एंड कंडीशन एट थर्ड पार्टी वेयर हाउसेस. आपकी ओवरऑल क्वांटिटी के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है. एंड ओवरऑल ये भी रिस्क है कि आप एज एन ऑडिटर कैसे ये वेरीफाई करोगे कि थर्ड पार्टी पे इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई भी है. डिटेक्शन रिस्क भी यहां पे मौजूद करते हैं कि आपकी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी पे है. दो किस्म के रिस्क है इस एक चीज के अंदर, दोनों को हम लोग एक ही रिस्क में आइडेंटिफाई करेंगे, एक ही बार एक्सप्लेन करेंगे. एक थर्ड पार्टी पे पड़ा हुआ है इन्वेंट्री के ऊपर ओवरऑल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है कि थर्ड पार्टी पे काउंट करने जाओगे, हो सकता है मैनेजमेंट काउंट करते वक्त अपनी इन्वेंट्री कम गिन ले या ज्यादा गिन ले, दूसरों के भी गिन ले उठा के, तो मिसस्टेटमेंट का रिस्क. दूसरा डिटेक्शन रिस्क भी यहां पे एग्जिस्ट करता है कि ऑडिटर कैसे एविडेंस हासिल करेगा उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट जो कि थर्ड पार्टी पे पड़ी हुई है. सर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? तो ये रिस्क यहां पे एग्जिस्ट करता है. सर ये दो रिस्क एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं आऊंगा यहां पे, पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करूंगा. दयान साहब आप भी कुछ ना कुछ मुंह अपना खोल लें, माइक खोल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसके अंदर इन्वॉल्व हो. सर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आई, इन्वेंट्री ऑफ SS कॉर्पोरेशन इज स्टोर्ड एट थर्ड पार्टी वेयरहाउस. थर्ड पार्टी वेयरहाउस. सर रिस्क दो किस्म के मैंने अब यहां पे बताने. अब सेकंड पैराग्राफ होता था जहां पे मैं रिस्क बताया करता था. देयर इज अ रिस्क दैट ड्यूरिंग द काउंट इन्वेंट्री, नहीं, देयर इज अ रिस्क, गलत मैंने बोल दिया. देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री in closing balances may be misstated. Secondly, वो जो डिटेक्शन का रिस्क है वो भी बताना है. Additionally, the auditor may not be able to identify may not be able to gain, identify नहीं, may not be able to gain appropriate evidence against inventory stored at third party warehouse. सर अब इसके अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, थर्ड पैराग्राफ जो मेरा आया करता था दैट वाज मेंशनिंग सम काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड. यहां पे कोई स्टैंडर्ड दोबारा हम लोग नहीं लिंक कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है. हम सिर्फ यही कह सकते हैं इन्वेंट्री आपके अकाउंट्स में वही आनी चाहिए जो कि आप ऑन करते हो, जिसका आपके पास राइट है. लेकिन वो मेंशन करना जरूरी नहीं है. कोई स्टैंडर्ड की ऐसी कैलकुलेशन वाली बात होती तो हम लोग उसको मेंशन करते नहीं है. आगे मूव करो, एक्सप्लेनेशन की तरफ जाओ. दो एक्सप्लेनेशंस देंगे. एक, ड्यूरिंग द काउंट मैनेजमेंट गलत इन्वेंट्री काउंट कर सकती है. दूसरा, ऑडिटर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द काउंट या फिर अगर उसने कोई फिजिकली वेरिफिकेशन करनी है तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी पे पड़ी हुई है. ठीक हो गया? ये दोनों चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. द ऑडिटर, पहले दूसरी वाली बात मैं एक्सप्लेन करूं. द ऑडिटर मे नॉट बी एबल to identify whether this third party stored inventory actually exists and valuation for that inventory and the value for
that inventory, as auditor does not have the right, auditor does not have the right to audit that company, audit the third party company, the third party company. Additionally, when count is performed, when count is performed, management may incorrectly count the inventory, leading to the above mentioned risk, leading to the above mentioned risk. सर इसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन क्या दे सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन इन दिस केस? कोई मुझे माइक खोल के ये बताना चाहे कि भाई व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन इन दिस केस, प्लीज. अच्छा जी, मैसेज आया. द ऑडिटर शुड आस्क द मैनेजमेंट टू आस्क द थर्ड पार्टी टू गिव हिम परमिशन टू फिजिकली चेक एंड काउंट द इन्वेंट्री. गलत, ये अलाउड नहीं है दयान साहब. उसकी वजह यह कि थर्ड पार्टी पे आप नहीं जा सकते. बेशक आपको मिल भी जाए, आपको इजाज़त भी मिल जाए, फिर भी आप जा नहीं सकते. ठीक है, इजाज़त मिल गई तो आप चले गए, लेकिन वहाँ पे कैसे पता लगाओगे कि थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री कौन सी पड़ी हुई है और हमारी इन्वेंट्री कौन सी पड़ी हुई है? ये भी बहुत बड़ा मसला होता है. सर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एक बड़ा टेक्निकल किस्म का रिस्पॉन्स यहाँ पे होगा जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है. अगर आपको याद हो लेक्चर्स के अंदर, अटेंड द इन्वेंट्री काउंट एट थर्ड पार्टी एंड रिव्यू द कंट्रोल. सर कंट्रोल से रिलेटेड एक चीज हुआ करती थी, कंट्रोल से रिलेटेड एक चीज हुआ करती थी सर, जो हम लोग थर्ड पार्टी के लिए लिया करते थे. सर कोई मुझे उस तरफ लेके जा सकता है? कंट्रोल से रिलेटेड एक चीज हुआ करती थी जो कि थर्ड पार्टी के लिए हम लोग लिया करते थे, जिसका नाम होता था टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट. के दूसरी कंपनी के, और हाँ यही ना बात, इंस्पेक्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर द थर्ड पार्टी कंपनी. और ऑडिट रिपोर्ट नहीं आप इंस्पेक्ट करोगे. अगर आपको याद हो तो ऑडिट प्लानिंग के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि थर्ड पार्टी की कंपनी की अंदर अगर हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, कोई भी थर्ड पार्टी से हम लोग कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो हम इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, हम उस कंपनी के ऑडिटर को कह सकते हैं कि इनके कंट्रोल्स के अगेंस्ट मुझे बता दो कि इस कंपनी के कंट्रोल्स ठीक है. अगर कंट्रोल्स ठीक है तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट बताएगी इस कंपनी को कि तुम्हारी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है यहाँ पे. तो हम लोग उसके अगेंस्ट लिया करते थे टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑडिटर शुड contact the auditor of the third party company and try to obtain the type 1 or type 2 report against the internal controls of the third party company. तो ये मेरा एक रिस्पॉन्स बन सकता है. The audit team should contact the third party auditors and try to obtain a type 1 or a type 2 report against the third party's internal controls. ये अब मेरा डिटेक्शन रिस्क भी लो हो जाएगा. ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि वैल्यूएशन मैनेजमेंट जब गिनने के लिए गई तो वो थर्ड पार्टी से भी पूछेगी कि भाई मेरी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है तुम्हारे पास, तो वो थर्ड पार्टी भी मैनेजमेंट को बताएगी. सेकेंडली हम लोग थर्ड पार्टी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. वी कैन कॉन्टेक्ट, जैसे आपने कहा ना इन्वेंट्री, तो वी कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट दैट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन टाइप ऑफ के तौर पे कि भाई आपके पास इस कंपनी की कितनी इन्वेंट्री पड़ी है एट द क्लोजिंग डेट, उसकी वैल्यू मुझे बता दें. तो ये कंफर्मेशन का भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं. हम लोग इसको भी कंफर्मेशन का प्रोसीजर. एडिशनली अब पेपर के अंदर कोई एक आपने लिखना है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो. एज अ अबव एवरेज स्टूडेंट टाइम सेविंग के लिए कोई एक लिखोगे. आप बोलोगे द ऑडिट टीम should obtain a confirmation from third party regarding the quantity of inventory which is stored of SS Corporation at their warehouse. सर ये लें, ये मेरा डिटेक्शन रिस्क भी लो हो गया और मेरी इन्वेंट्री काउंट वाला मसला भी खत्म हो गया. सर अब आगे मूव करते हैं, आगे पढ़ते हैं. दो आइडेंटिफाई कर लिए,
7 टोटल आइडेंटिफाई करने थे, जिसका मतलब 5 6 7 5 और आइडेंटिफाई करने हैं सर हम लोगों ने। कुछ और ना भी मिला तो 3 तो वैसे ही मैं आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ हूं ना, वो जो मैंने कैलकुलेशंस किए 3 तो मैं आइडेंटिफाई करके बैठा हूं उधर से। आगे चलते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी स्पेंड $650,000 अपग्रेडिंग एंड रिपेयरिंग इट्स फैक्ट्री एंड वेयर हाउसेस। एज पार्ट ऑफ दिस अपग्रेड SS Corporation exchanged a large item of property, plant and equipment with a carrying amount of $85,000 and a fair value of $90,000 for a new asset worth $120,000, with the difference settled in cash. The asset has been recorded at the amount paid in cash. एक मिनट कंपनी कह रही है, अब इसमें यार मुझे कोई आपसे समझा सके कि यहाँ पे मसला क्या चल रहा है। इस आखिरी लाइन पे एक मसला मैंने आइडेंटिफाई किया, कोई मुझे समझा सके व्हाट इज द इशू इन दिस केस, एनीवन? सर इसमें मेरे हिसाब से दो तरह के रिस्क हैं। एक तो सर 650,000 वाला जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना वो उसको रिकॉर्ड कर लिया हो कंपनी ने। हाँ ठीक है, अच्छा पहले सर इसको ये एक्सप्लेन है। कर लेते हैं, आगे मूव करने से पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे लिखोगे? Identification: the company has incurred a $650,000 of expense and capitalized it within the property, plant and equipment. Second के अंदर आओगे, there is a risk that property, plant and equipment within statement of profit and loss is overstated. ये second paragraph। third paragraph के अंदर हम लोग standard का एक line बताएंगे, वो कहती थी according to the applicable standards only the capital expense can be capitalized whereas the revenue expense has to be expensed out। अब fourth के ऊपर क्यों मुझे लगता है ये risk है, मैं बताऊंगा। the above risk exists because there is a chance that within the $650,000 capitalized by the management, there may be a revenue expense which should have been expensed out, whereas the management has also capitalized his expense। अब इसके अगेंस्ट recommend, ये मेरे हो गया आइडेंटिफिकेशन की साइड। अब इसके अगेंस्ट आई हैव टू गिव अ रिकमेंडेशन। सर रिकमेंडेशन इसमें क्या होनी चाहिए? कोई अहमद भाई आप बताना चाहेंगे इसकी रिकमेंडेशन? सर इसकी रिकमेंडेशन सर ये होगी, ब्रेक डाउन ले लें सर Yes. ऑल कॉस्ट इनकर्ड का, और उसमें फिर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद से डिस्कस विद द मैनेजमेंट व्हाई दे हैव रिकॉर्डेड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर Yes. जो Yes, कि yes, रेवेन्यू yes, yes, एक्सपेंडिचर था, yes, जो कि yes. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने रिकॉर्ड किया यस हुआ। आपने ठीक कहा। हम लोग क्या करेंगे, द ऑडिटर विल ऑब्टेन द ब्रेकअप ऑफ $650,000 कैपिटलाइज्ड बाय द मैनेजमेंट, सेलेक्ट अ सैंपल एंड इंस्पेक्ट द इनवॉइसेस टू आइडेंटिफाई वेदर एनी रेवेन्यू एक्सपेंस हैज बीन कैपिटलाइज्ड, एंड इफ यस देन इट शुड बी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट द नीड टू राइट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंस व्हिच हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय देम। सिंपल 3-4 लाइनों में इतनी बड़ी सी आपने डेफिनेशन दे दी। सर ये तो थर्ड वाला रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सर यहाँ पे आए, इससे आगे एक दफा आप पढ़ के मुझे बताएं कि सर क्या मसला चल रहा है इधर। यहाँ पे बहुत मजे का रिस्क एक छुपा हुआ है आपके पास। रिस्क नहीं है, मैं बताता हूँ, रिस्क सर नहीं है यहाँ पे। 100% एक चीज गलत कर दी है मैनेजमेंट ने। रिस्क तो वो होता है ना जहां पे गलती के चांसेस होते हैं। एक चीज जो मैनेजमेंट गलत कर चुकी है आप उसमें रिस्क नहीं बोलते। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? सर यहाँ पे जो डेफिशिएंट जो गलत चीज हुई है सर, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज की हुई है बिकॉज ऑफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज 85,000 और फेयर वैल्यू जो है ना उसकी वो 90,000 है। तो एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डेड होना चाहिए। सर देखें, अ, एक मिनट आप गलत कर रहे हैं। आप दो चीजों को अलग लेके चल रहे हैं। ऑल ऑफ दीज लाइंस इज वन रिस्क, इज वन थिंग दैट इज डन रॉन्ग बाय द मैनेजमेंट। हम लोग ये नहीं कह सकते कि एसेट को फेयर वैल्यू पे ही लेके चलना चाहिए। वो मैनेजमेंट की अपनी चॉइस होती है, वो चाहे अच्छा सर तो कॉस्ट इन्होंने पे भी रख सकती है। जी जी सर इन्होंने पार्ट एक्सचेंज एसेट किया है और इन्होंने जो एक्सेस कैश पे किया सिर्फ उसको कैपिटल में रिकॉर्ड किया हुआ है, यस यस वेयर सर, एज इट ये शुड बी रिस्क है यहाँ रिकॉर्डेड पे। एज 120,000। यस यस, हम लोगों ने, हमारे पास एक मशीन पड़ी हुई थी, बुक के अंदर उसकी अमाउंट थी $85,000 की, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू थी $90,000 की। सर वी लुक्ड आउट फॉर अ न्यू मशीन। हमें कहा कि नहीं भाई हमें अपनी वाली नहीं पसंद, हमें वो वाली पसंद है, तुम हमारी मशीन ले जाओ। 1,20,000 की बाकी मशीन है, $120,000 की रिमेनिंग मशीन है। ऊपर जो कैश है, फेयर वैल्यू के ऊपर जो कैश है $20,000 का, 20 नहीं $30,000 का सॉरी, वो हमसे ले लो और ये मशीन हमारी ले जाओ और हमें नई वाली मशीन दे दो। अब जब हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन पे आए नई वाली मशीन पे, तो हम लोगों ने सिर्फ जो कैश पे किया था ना वो कैपिटलाइज कर लिया। $30,000 हम लोगों ने कैपिटलाइज कर लिया, बाकी 90,000 को तो हमने उठा के परे मारा, उसको तो हमने कैपिटलाइज ही नहीं किया। सर यहां पे गलती हो गई। हमें स्टैंडर्ड्स ये समझाते हैं कि पार्ट एक्सचेंज के केस के अंदर जो चीज आप पार्ट एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसकी फेयर वैल्यू को भी आप वापस कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि वो भी तो आपकी कॉस्ट ही थी ना टू परचेज दैट एसेट। समझे? और ये सर मशीन आपके पास जी नहीं है, इसको राइट ऑफ करना आप जरूरी है। जी सर
ठीक है, तो यहां पे मल्टीपल सिचुएशंस बन रही हैं एक रिस्क के अंदर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, अब ये मुश्किल है थोड़ा, तो इसको लिखते हैं। इधर आए सर, ये मैं कौन सा वाला लिख रहा हूँ, फोर्थ वाला लिख रहा हूँ सर। यहां पे हम लोग फोर्थ वाला लिख रहे हैं। यहां पे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, द मैनेजमेंट पार्ट एक्सचेंज्ड a machine worth 90,000 in market value and bought a new machine which total for which total price was total price was 120k and only capitalized the cash paid। ठीक हो गया सर। यहां पे अब क्या है, यहां पे अब रिस्क ये है कि ओवरऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट राइट नाउ इज व्हाट। अब मैं ये नहीं बोलूंगा देयर इज अ रिस्क दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अंडरस्टेटेड। 30,000 पे रिकॉर्ड किया होना चाहिए था, 120 पे अंडरस्टेटमेंट तो है। रिस्क नहीं बोलूंगा, रिस्क वो होता है कि गलती के चांसेस है। ये तो गलती हो गई है ना, मैनेजमेंट ने की है ये गलती। आप बोलोगे द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अंडरस्टेटेड as the management has only capitalized the cash paid amount। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोलोगे सेकंड पैराग्राफ में, the property plant and equipment of the company is understated। और इसके अगेंस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हम लोग कहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड कहता था पार्ट एक्सचेंज में जो चीज जा रही है उसकी फेयर वैल्यू को आप उसकी फेयर वैल्यू को अपनी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके उसको भी कैपिटलाइज करते हो अकॉर्डिंग to the accounting standards during a part exchange the cash paid and the fair value of the old item is also added in the cost ऑफ न्यू आइटम। ये हमें स्टैंडर्ड कहता है। इस स्टैंडर्ड की बेसिस पे हम लोग ये कहेंगे, अब एक्सप्लेनेशन, द मैनेजमेंट हैज ओनली कैपिटलाइज्ड द न्यू मशीन एट द कैश पेड whereas they should have also capitalized the fair value of the old machine। As this is not done, hence the property plant and equipment is understated। सर ये हो गया अंडरस्टेटेड। अब आ जाएं आप इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ सर, सॉरी इसकी रिकमेंडेशन की तरफ, रिस्पांस की तरफ। सर क्या रिस्पांस देना चाहिए मुझे इसके अगेंस्ट? Sir, discussion with management regarding the 90,000 which have not been capitalized in the PPE कर सकते हैं सर, बस डिस्कशन कर सकते हैं सर। ठीक हो गया सर। अच्छा एक और रिकमेंडेशन आपको बताऊं, ये जो पुरानी मशीन उन्होंने एक्सचेंज की है, क्या इसको राइट ऑफ भी कर दी है यानी ये भी करना, ये भी पूछना जी उनसे सर, जरूरी है। जी सर। So मेरी रिकमेंडेशन होगी, the auditors should inquire from the management whether they have written off the old machinery and additionally the auditors should also discuss with the management। और कुछ नहीं, इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं, कैपिटलाइज होना चाहिए था, नहीं किया। The auditors should also discuss with the management the need to capitalize the $90,000 fair value in the cost of this new machine as well as it is a requirement of the financial reporting standards। ठीक है, first the auditors should inquire from the management whether the old machine has been written off
and additionally also discuss with the management the need to capitalize the $90,000 fair value of the old machine in the new machine as it is a requirement of the applicable standards. सर ये होगी मेरी अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन इन दिस केस एज वेल. अब मैंने कितने आइडेंटिफाई कर लिए सर? 4 आइडेंटिफाई कर लिए. 4 5 6 7 3 मोर आर रिक्वायर्ड. अब मैं चाहूं ना तो मैं आगे पढ़ सकता हूं, वरना मैं उन्हीं की तरफ मूव कर सकता हूं. बल्कि नहीं, उन्हीं की तरफ नहीं मूव करूंगा. जैसे हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कि कोई उसके साथ लिंक तो नहीं है जो हम लोगों ने एनालिटिकल के बेसिस पे बनाए हुए हैं रिस्क. खैर, लेट्स रीड फॉरवर्ड. इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंपनीज मार्केट शेयर, SS Corporation now offers extended credit terms to a number of its customers. सर ये वो रीजन आ गए जिसकी वजह से मेरा रिसीवेबल डेज इतना इंक्रीज हो रहा है. बताएं सर इसके ऊपर क्या आंसर लिखना चाहिए मुझे? प्रॉपर आंसर मुझे कोई बना के दिखाए. सर 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 बोल के चुप हो गए. सर अब मैं बताता हूं इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा. देखें, सबसे पहला पैराग्राफ आएगा आइडेंटिफिकेशन का. उसमें मैं क्या लिखूंगा? द कंपनी हैज नाउ ऑफर्ड एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स टू मेजॉरिटी ऑफ इट्स कस्टमर्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर. ये मेरी आइडेंटिफिकेशन आ गई. सेकंड पैराग्राफ में मैं अब रिस्क बताऊंगा. देयर इज अ रिस्क दैट द रिसीवेबल बैलेंसेस विद इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर ओवरस्टेटेड एंड द अलाउंस एक्सपेंस विद इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अंडरस्टेटेड. सर ये हो गया सेकंड पैराग्राफ. सर थर्ड पैराग्राफ में स्टैंडर्ड को मेंशन किया जाता था. यहां अगर आप स्टैंडर्ड को मेंशन ना करें, उसके बजाय आपने जो आइडेंटिफाई किया ना एनालिटिकल में कि रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो गया, आप वो मेंशन करते. लेकिन आप उसको ऐसे लिखेंगे, this is also evident because the receivable days of the company has increased from 20 days to 47 days when compared to 2024. उसके बाद आप आएंगे एक्सप्लेनेशन पे. एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे द अबव स्टेटेड रिस्क ऑफ रिसीवेबल ओवरस्टेटमेंट एग्जिस्ट्स बिकॉज द कंपनी हैज provided extended credit terms to a lot of its customers, and because of this the receivable days has also increased, which suggests that majority of the receivables are taking more than usual time to pay back the company and may not be able to pay back the company on time, against which because of which an allowance for receivable should be recorded, which has not been recorded by the management. ठीक हो क्या? अब इसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन देते हैं. सर रिकमेंडेशन क्या देनी चाहिए, कोई मुझे बता सकते हैं? अहमद भाई, वलीद भाई, आप अपना माइक खोलें ना. सर कोई रिकमेंडेशन बताएं मुझे, इसके अगेंस्ट क्या रिकमेंडेशन देनी चाहिए हमें? सर डिस्कशन विद द मैनेजमेंट ही हो सकती है इसके ऊपर. एग्जैक्टली, क्योंकि और हमें तो कुछ सब नहीं कुछ कर पता है सकते. कि क्यों ये चीजें इंक्रीज हो रही है. तो किसी कैलकुलेशन में पढ़ने के बजाय, कोई मार्क्स ना मिलने के बजाय हम लोग ऐसी चीज लिखते हैं जिससे हम लोग फर्दर आगे मूव कर सकें इसकी इन्वेस्टिगेशन में. ऑलरेडी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के साथ. द ऑडिट टीम शुड डिस्कस विद द मैनेजमेंट वेदर they have calculated the allowance for receivable and whether the allowance for receivable has also been created in accordance with the increase of receivable. सर एक और हमारे पास टेस्ट ऑफ डिटेल है जो कि हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. The auditors should also inspect the allowance for receivable balance as well, whether it has increased in line with the number of days that have increased for the receivables as well. If not, then discuss with management the need to record additional allowances because of the increase in receivable days. ठीक हो गया? ये दो किस्म की आप यहाँ पे recommendations प्रोवाइड कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं. सर दो और रिस्क हमने आइडेंटिफाई करने हैं. आगे चलते हैं. सर्वाइवल सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन ऑफर्स इट्स कस्टमर्स 3-year वारंटी ऑन इट्स प्रोडक्ट्स. 3 साल की वारंटी देते हैं. सर वारंटी के प्रोविजन वाला केस यहाँ पे बन गया. द फाइनेंस डायरेक्टर हैज कंफर्म्ड दैट the 2025 warranty provision will be similar value of 2014. Last year the company changed its main. अच्छा, यहां तक सिर्फ पढ़ते हैं.
सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग इसको। फाइनेंस डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि इस बार जो प्रोविजन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वही होगी जो पिछले साल थी, हम लोग कोई एडिशनल प्रोविजन वारंटी के अगेंस्ट नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सर होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप कोई चीज सेल करते हैं तो चांसेस होते हैं कि कस्टमर उसको वापस भी कर देगा, तो जितने परसेंट चांसेस होते हैं उतने परसेंट रेवेन्यू के अगेंस्ट आपको प्रोविजन भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अब चलो ना भी हो तो ये देखिए 17,280 से 17,860 मिलियन की बात है, ये कितने मिलियन से इंक्रीज आ रहा है सेल्स के अंदर। सर यहाँ पे रिस्क ये है ना कि वारंटी प्रोविजन आपने सेम रखी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, वो अंडरस्टेटेड हो जाएगी। सर अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे आप देंगे? इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी आएगी, फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज स्टेटेड दैट द वारंटी प्रोविजन अमाउंट विल बी सिमिलर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, इन देयर इज अ रिस्क, दूसरे के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है। देयर इज अ रिस्क। सर हाउ मच क्लास इज लेफ्ट? 10:31। वलीद भाई थोड़ा सा टाइम रहता है, अभी तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी रहता है, वेट करें। सर देयर इज अ रिस्क, सेकंड पैराग्राफ के अंदर देयर इज अ रिस्क दैट द वारंटी प्रोविजन इज अंडरस्टेटेड। अच्छा एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे हम लोग, स्टैंडर्ड की तरफ आएंगे हम लोग। स्टैंडर्ड नहीं एक्सप्लेनेशन दे दो। ऑल्दो द रेवेन्यू हैज नॉट इंक्रीज बाय सिग्निफिकेंट परसेंट बट स्टिल द रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, सो इन लाइन विद द इंक्रीज इन रेवेन्यू द वारंटी प्रोविजन शुड हैव आल्सो इंक्रीज्ड। अब आप आ जाओ एक्सप्लेनेशन की तरफ कि भाई आपको क्यों लगता है ये रिस्क है। As per the finance director, the warranty provision is not changing, whereas the revenue of the company has increased when compared to the previous year. Hence, there is this risk that warranty provision, which is at the same level as recorded by the management, is understated. ठीक हो क्या सर? ये हो गए मेरे 4 पैराग्राफ्स। अब रिकमेंडेशन की साइड पे आए। सर रिकमेंडेशन आप कैसी दे सकते हैं? यहाँ पे सब सर कुछ तो मेरा आप एक क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट है। कर चुके हैं, बताएं सर। सर हम लोग इसमें IFRS 15 वाला 4 स्टेजेस ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं का नहीं 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 इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं नहीं सकते? नहीं नहीं सर 4 स्टेजेस ऑफ 5 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस नहीं होते फर्स्ट जी ऑफ सर। ऑल। सर 5 स्टेजेस के अंदर जो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो वो आप तब मेंशन करते हैं जिस वक्त आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी सेटिस्फाइड नहीं होगी, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, आप किसी शोरूम से जाके होंडा से कोरोला से गाड़ी खरीदते तो सर परचेज कर ली। ये सर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ना 3 इयर्स की वारंटी वो देते हैं। हाँ सर तो ये भी तो रिस्क हो सकता है कि कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया हो, हाँ से ये भी आप रेवेन्यू कह सकते हैं। ओवरस्टेट हाँ हो। इस पे आप सेपरेट एक रिस्क बना सकते हैं, नो डाउट इन दैट। इस लाइन के ऊपर आप एक सेपरेट रिस्क सर बना सकते हैं अगर चाहे तो, कि 3 इयर्स की वारंटी प्रोविजन है तो हम लोग 3 साल तक पूरा रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग नेक्स्ट ईयर जब वारंटी हमारी पूरी होती रहेगी तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। बट दैट इज नॉट द मेजर रिस्क इन दिस केस। द मेजर रिस्क इज द वारंटी आप 3 साल के लिए दे रहे हो तो उस 3 सालों के लिए प्रोविजन भी रिकॉर्ड होनी चाहिए, हम लोग उस वारंटी प्रोविजन पे बनाएंगे प्रोसीजर। सिंपल आपका यहाँ पे रिकमेंडेशन ये बनती है कि सर द ऑडिट टीम शुड डिस्कस विद द मैनेजमेंट द रीजन बिहाइंड कीपिंग द सेम वारंटी प्रोविजन एंड इफ द रीजनिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट द ऑडिट टीम शुड डिस्कस विद द मैनेजमेंट दैट द वारंटी शुड बी इंक्रीज्ड इन लाइन विद द इंक्रीज इन रेवेन्यू एज कंपेयर टू 2024। ठीक हो गया? ये मेरी इसके अगेंस्ट एक प्रॉपर रिकमेंडेशन बनेगी सर। अब आते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये हो गए 6। एक और आइडेंटिफाई करना है सर। लास्ट ईयर द कंपनी चेंज इट्स मेन सप्लायर टू अ चीपर अल्टरनेटिव, यानी चीपर हम लोगों ने अल्टरनेटिव ओ। सर ये लाइन तो हम लोग वारंटी के अंदर यूज कर सकते थे कि अगर हमारा एक चीपर सप्लायर बन चुका है मार्केट में, हमने एक चीपर सप्लायर उठाया है तो मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स भी जो हमने उससे परचेज किए होंगे वो कम हो गए, यानी जो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं उनकी क्वालिटी भी गिर गई, तो हमें तो वारंटी इंक्रीज करनी चाहिए थी क्योंकि अब तो वारंटी क्लेम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये भी आप अपनी रीजनिंग में मेंशन कर सकते थे यहाँ पे कि as evident that the company has changed one of its supplier to a cheaper alternative, which would mean that the raw materials are cheaper and the product would be of a cheaper quality, hence the warranty claim chances has increased as compared to the previous year, which means that the warranty is not appropriately recorded or understated by the management. सर ये ने उसके अंदर की रीजनिंग बाद में अमेंड करने की आ गई, समझ आई आपको? समझ आ गई सर? जी सर, जी आगे अच्छा, सर। this has resulted in an increase of customers claiming on their warranties for the product deficiencies। सर ये वही बात जो हम लोगों ने यहाँ पे की कि आपकी वारंटीज ओवरऑल इंक्रीज हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे अपनी वारंटी को इंक्रीज करना चाहिए था। बेशक आपका रेवेन्यू सेम भी था, ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन अब वो मेरी जो एक्सप्लेनेशन थी वो अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं थी उस वक्त। अब जब मैं ये चीजें भी इंक्लूड करूंगा तो मेरी जो पैराग्राफ नंबर 4 वाली एक्सप्लेनेशन होगी वो ज्यादा अप्रोप्रिएट बन जाएगी। ठीक हो गया? ये 6 मेरे रिस्क हो गए यहाँ पे। दिस ऑल इंक्लूडेड वाज द 6th वन, ये कोई सेपरेट नहीं था। दिस ऑल इंक्लूडेड वाज द 6th वन।
ठीक हो गया, आगे पढ़ते हैं, 7th आइडेंटिफाई करते हैं सर। इन जून 2015 द फाइनेंशियल कंट्रोलर लेफ्ट टू टेक अप अनदर रोल, वो चला गया था, किसी और जगह पे चला गया। हर रिप्लेसमेंट हैज बीन रिक्रूटेड बट विल नॉट स्टार्ट अंटिल लेट सितंबर, एज अ रिजल्ट द फाइनेंस डायरेक्टर हैज बीन अंडरस्टाफ। फाइनेंशियल कंट्रोलर साहब चले गए, अंडरस्टाफ आ गई। द रिस्क इज इन दिस केस के प्रॉपर डबल एंट्रीज नहीं की होंगी, फाइनेंशियल रिकग्निशन प्रोसेसेस नहीं रन किए गए होंगे, तो ओवरऑल देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क विद इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर मिस स्टेटमेंट्स इन मेनी डिफरेंट एरियाज, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोलर आपका नहीं था। तो यहाँ पे वही स्टेप नंबर 1 2 3 4 से आप गुजारते हुए उसको एक्सप्लेन करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, मैनेजमेंट से आप पूछेंगे कि ये काम किन किन लोगों ने किया। एक तो हमें ये बता दो ओवरऑल बहुत ज्यादा रिस्क इंक्रीज हो गया, तो हम लोग यहाँ पे ऑडिटर्स को ये रिकमेंडेशन देंगे कि भाई द ऑडिटर शुड रिमेन मोर प्रोफेशनली स्केप्टिक ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट हायर नंबर ऑफ सैंपल्स टू आइडेंटिफाई टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स गोइंग अनडिटेक्टेड। ठीक हो गया, इस केस के अगेंस्ट हम लोग उनको ये रिकमेंडेशन दे देंगे। सर ये 7th वाला हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, अगर एडिशनल आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो यहाँ नीचे और पढ़ लें। इट हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड दैट अ बैच ऑफ सप्लायर इनवॉइसेस हैज बीन मिसकोटेड, therefore had not been recorded at payables and investigation is still ongoing to identify why the miscoding occurred। सर इसके केस के अंदर मिसकोडिंग हुई होगी, जिसकी वजह से कुछ पेबल्स रिकॉर्ड नहीं हुए हुए, जिसकी वजह से एविडेंस हमें यहां से मिल रहा है कि हमारे पेबल डेज डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि रिसीवेबल हमारे कम रिकॉर्डेड है। तो 4 स्टेप्स में जब आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे आप ये साफ कहेंगे देयर इज अ रिस्क दैट द पेबल्स विद इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर अंडरस्टेटेड। क्यों? आप दोनों रीजंस बताएंगे। आप बोलेंगे नंबर 1, दिस इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द डिक्रीज विद इन द पेबल डेज व्हिच हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 80 to 46.24 days। Additionally, due to miscoding of the payable invoices, management has stated that some invoices were not recorded। This would mean that there are still some invoices that are missing within the payables, because of which the payables are understated। सर इसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन आप क्या देंगे? द ऑडिटर शुड, अब यहां पे मिसिंग का चांसेस है, मिसिंग डिस्कशन से कुछ नहीं होने वाला, आपकी टेस्टिंग से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब मिसिंग का चांस होता है तो आपको मैंने क्या बताया था, अंडर स्टेटमेंट के ऊपर आप डायरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट पे अटैक करते हो। देन द ऑडिटर शुड ट्राई टू परफॉर्म मोर प्रोसीजर ऑन टेस्टिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द पेबल्स बाय सेलेक्टिंग मोर invoices, and also should perform higher number, and the auditor should also select higher number of samples for confirmation, for sending confirmations to the payables, और वहां से भी आपके balances confirm हो जाएंगे। सर ये आपकी appropriate recommendation इस 8वें वाले केस के अंदर बढ़ती थी, 8th केस, 8th वन वी हैव आइडेंटिफाइड। अच्छा बाय द वे 9th वन कौन सा था? ये वाला 9th वन आप इसके ऊपर भी बना सकते थे। आपका क्यों भाई इतने ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है, उसकी रीजन ये हो सकती है कि आपके ये वाले एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हैं इस साल के अंदर, बिकॉज ऑफ विच योर नेट प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग। सर एनी क्वेश्चंस बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? नहीं सर। समझ आ गया सब कुछ? जी सर समझ आ गया। चलिए सर गुड हो गया। अच्छा जी सर वलीद भाई आपका सवाल क्लास और कितनी देर की? सर ये आखिरी क्वेश्चन है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का जो कि हम लोग करेंगे। 5 मार्क्स के 3 सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, वी विल डिस्कस दिस विद इन आवरसेल्व्स। अच्छा क्वेश्चन का नाम है सर, क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अगर पार्ट ए की तरफ आऊं तो ऑडिटर एग्जामिनर हमें कह रहे हैं डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्लेस रिलायंस ऑन द कंटिन्यूस काउंट्स परपेचुअल काउंट्स हो रहे हैं कंपनी में फॉर ट्राइबेकास कॉर्पोरेशंस ईयर एंड इन्वेंट्री। 5 मार्क्स के लिए 5 प्रोसीजर्स लिखने हैं सर। अब इसको पढ़ते हैं जरा, ये रहा इन्वेंट्री का। सर क्या कहते हैं हमें ये हमें कहते हैं इन द प्रीवियस ईयर्स टी कॉर्पोरेशन हैज कैरीड आउट फुल ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट एट इट्स वेयरहाउस इन ऑर्डर टू कंफर्म इन्वेंट्री क्वांटिटीज। हाउएवर दिस प्रूव टू बी टू डिसरप्टिव फॉर द बिजनेस, यानी बहुत मुश्किलात होती थी, पूरे बिजनेस रोकना पड़ता था सिर्फ काउंट के लिए। देयरफॉर इन अक्टूबर 2014 टी कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंटेड अ कंटिन्यूअस इन्वेंट्री काउंट सिस्टम, यानी परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम कौन सा होता है? जैसे आप जिस वक्त किसी स्टोर पे किसी बड़े स्टोर पे कुछ चीज परचेज करने के लिए जाते हैं तो जब आप परचेज करें वो उसको स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में भी अपडेट हो जाता है, 1 आइटम लेस हो गया, इन्वेंट्री में रिमेनिंग बैलेंस आ जाता है। और जब कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं तो उसको स्कैन कर रहे होते हैं इन वेयर हाउस में आने से पहले। ऑटोमेटिकली जब कोई चीज आती है तो उसको स्कैन किया हुआ होता है, ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट हो जाता है। विद काउंट्स कैरीड आउट ऑन अ मंथली बेसिस, ये हर मंथ कैरीड आउट होंगे इन काउंट्स हमारे साथ साथ फिजिकली भी। द कंपनीज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंडक्टेड टेस्टिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम, ये नया सिस्टम है। द कंटिन्यूस इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स काउंटिंग ऑल लाइन्स ऑफ इन्वेंट्री पीरियोडिकली थ्रू द ईयर सो दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑल लाइन्स हैव बीन काउंटेड।
Any errors noted during the monthly counts are adjusted for in the inventory system after completion of the count. सर क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा सकते हैं ऑन इन्वेंट्री काउंट? सर अगर आपको सर याद हो, सर मेरी बात सुने, अगर आपको याद हो विद इन योर इन्वेंट्री, विद इन योर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के क्वेश्चन जहां पे इन्वेंट्री की हम लोग बात किया करते थे, वो जो नोट्स इन्वेंट्री के मैंने आपको दिए थे उसके अंदर स्पेसिफिकली इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर्स लिखे हुए थे, अगर आपको याद हो तो। याद है आप लोगों को? स्पेसिफिक इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर्स लिखे हुए थे वहां पे मेरे। नहीं याद ना आप लोगों को? अगर खोल के एक दफा देखा होता तो वो आपको याद होता कि वहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर वाले जो मेरे नोट्स हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली जहां पे प्रोसीजर्स लिखे हैं और जहां पे इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं उसके अंदर जाके स्पेसिफिकली वहां पे इन्वेंट्री के काउंट्स के ऊपर प्रोसीजर्स लिखे गए हैं सर वहां पे। और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर, कोई हमने सिनेरियो से लिंकिंग नहीं करनी थी। वहां से 5 प्रोसीजर्स उठा के इधर लिख रहे थे हम लोगों ने। लेकिन चलें, अब मुझे पता है यू गाइस मेक इडियट मिस्टेक्स एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू मेक इडियट मिस्टेक्स। तो हम लोग इसको जरा खुद से देखते हैं क्या प्रोसीजर्स लिखने चाहिए। सर कोई मुझे बता सकते हैं? 5 प्रोसीजर्स बताएं मुझे। आई विल टेल यू वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट। सर हम लोग पहला एक प्रोसीजर कर सकते हैं कि वॉक इन टेस्टिंग कर सकते हैं, डमी डाटा इंक्लूड करके कि वेदर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज वर्किंग एक्यूरेटली और नॉट। सर एक बात आपको बताऊं, जी सर। सर आपने दोबारा से एक गलती कर दी ना। गलती क्या की? मैंने आपको बोला परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, आपने उस पर रिलाई कर लिया। आपने अगली लाइंस नहीं पढ़ी। जब हम लोग अगली लाइंस पढ़े थे तो आपने उन पर गौर नहीं किया। ये जो सिस्टम है उसके अंदर कोई आईटी सिस्टम नहीं मौजूद, परपेचुअल सिस्टम नहीं मौजूद। उसके अंदर सिर्फ ये कि हम लोग बजाय इसके कि हर साल में एक दफा हम लोग काउंटिंग करें, हर मंथ हम लोग करते हैं, बस ये फर्क है। तो हम लोग तो परपेचुअल सिस्टम के कोई भी प्रोसीजर्स यहां पे नहीं लिख सकते। अब बताएं कोई और चीज जो आप लोगों के जहन में आती है। एज इन्वेंट्री लिस्टिंग ले लें। सर इन्वेंट्री के बैलेंस के ऊपर तो हमने प्रोसीजर्स बनाने ही नहीं है। हमने तो बनाने इन्वेंट्री काउंट के ऊपर प्रोसीजर्स है। ये भी आपका गलत हो गया सर। सर फिजिकली इंस्पेक्ट कर ले काउंटिंग को ऑडिटर हाँ, जब काउंटिंग हो रही कुछ हो। काउंट्स को ऑडिटर खुद से जाके हम लोग ये लिखेंगे, द ऑडिट टीम शुड सेलेक्ट ऑन अ सैंपल बेसिस डिफरेंट साइट्स एंड विजिट द काउंट विद द मैनेजमेंट that are carried out and the things that have been counted by the management already, the auditor should recount to ensure that the count was done appropriately. सर ये तो एक प्रोसीजर हो गया। सर दूसरा प्रोसीजर अब मुझे बताइए क्या हो सकता है? इस सिनेरियो में से कोई चीज आप उठा सकते हैं? सर इस सिनेरियो के अंदर से हमने पढ़ा कि आपके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने टेस्टिंग की है इस न्यू सिस्टम के ऊपर, तो और उन्होंने कोई ना कोई रिपोर्ट बनाई होगी कि न्यू सिस्टम कैसा काम कर रहा है। व्हाई डोंट वी पिक अप दीज रिपोर्ट्स एंड इंस्पेक्ट दीज रिपोर्ट्स टू आइडेंटिफाई वेदर देयर आर एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज व्हिच द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड विद इन दिस न्यू सिस्टम एंड डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट। वहां से भी पता लग जाएगा कि काउंट ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मेरा दूसरा प्रोसीजर क्या बनेगा सर? मेरा दूसरा प्रोसीजर बनेगा, द ऑडिट टीम शुड सेलेक्ट the internal audit reports regarding the new system of inventory count and identify any significant deficiencies within the internal control systems of this new counts and try to identify and if any significant deficiencies have been identified, the auditor should discuss with the management regarding these significant deficiencies. सर ये हो गया मेरा दूसरा प्रोसीजर। सर इसके अलावा कोई और प्रोसीजर तीसरा अब आपके जहन में आता है इसके ऊपर? Inspect the good received notes around the year end to verify cutoff. सर इन्वेंट्री के बैलेंस को आप वेरीफाई करें, काउंट को नहीं वेरीफाई कर रहे आप। काउंट को नहीं वेरीफाई करें ना सर आप। यहां पे काउंटिंग ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, हमने उस पे प्रोसीजर बनाना है। सर क्वेश्चन को समझे, एग्जामिनर कहता है हम लोग ये जो काउंट्स हो रहे हैं इस पे रिलायंस प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्रोसीजर्स बनाओ ताकि तुम मुझे बता सको कि हम लोग रिलाय कर सकेंगे इस पे या नहीं। बैलेंस पे वो कोई प्रोसीजर नहीं मांग रहे। जो कट ऑफ आपने बनाया ना ये बैलेंस वेरीफाई करते हैं। काउंट के ऊपर प्रोसीजर्स बनाने के, वो जो काउंटिंग हो रही है इन्वेंट्री की वो ठीक हो रही है तो हम लोग रिलाई कर लेंगे। 5 प्रोसीजर्स बनाओ जिससे आपको पता लग जाए कि वो काउंटिंग ठीक हो रही है या नहीं। 2 प्रोसीजर्स हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी।
थर्ड बना रहे हैं हम लोग। सर बताएं, दयान साहब आप कुछ सोचें, तब तक अहमद साहब ने अपना माइक ऑन किया था, आप बताएं सर। अहमद भाई कुछ चीज जहन में आई आपके? सर मेरे माइंड में तो वही सर आपके बताए हुए 3 प्रोसीजर्स आ रहे हैं, कौन से? वो जो आपने बताए थे सर, टोटल एंड वाले 3 प्रोसीजर्स। सर उस तीन में से पहला प्रोसीजर तो हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। ब्रेकअप लेना, नहीं कर सकते रीकैलकुलेट करना, सर। रीकास्ट करना, तो वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वैल्यू को वेरीफाई करते हैं, कोई फायदा नहीं है। दूसरा जी प्रोसीजर सर। डिस्क्लोजर वाला, अगेन इन्वेंट्री के बैलेंस के साथ लिंक्ड होता है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तीसरा प्रोसीजर रिटन रिप्रेजेंटेशन के, वो आप ले सकते हो मैनेजमेंट से काउंट के ऊपर। ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, वो जो तीसरा वाला लर्न्ड प्रोसीजर है, ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द इन्वेंट्री काउंट दैट द काउंट ऑफ इन्वेंट्री इन द न्यू सिस्टम हैज बीन डन अप्रोप्रिएटली। आप इसके ऊपर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन जी ले सकते हैं सर। चलो 3 प्रोसीजर्स हो गए सर। चौथा प्रोसीजर कोई मुझे बता सकता है यहां पे? सर जो मैंने आपको इन्वेंट्री की काउंट के ऊपर वो जो प्रोसीजर्स दिए थे ना, उसके अंदर एक प्रोसीजर लिखा हुआ था, अगर आप उसको थोड़ी सी जहमत करते खोलने की, इस तरह से बेगैरतों की तरह ना बैठे होते, देख ना रहे होते मेरा मुंह को, आप उसको खोल के थोड़ा सा देखने की कोशिश करते, वहां पे एक प्रोसीजर लिखा हुआ था, वहां पे एक बात बताई हुई थी मैंने। जब भी इन्वेंट्री काउंट होता है तो मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, वो जो लोग काउंट के लिए जा रहे होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि काउंट आपने कैसे करना है। वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनको। वो इंस्ट्रक्शंस भी अगर गलत दी गई है तो काउंट गलत हो जाएगा। तो ऑडिटर क्यों ना उन इंस्ट्रक्शंस को देख ले, उस पेज ऑफ पीस ऑफ पेज के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप काउंट के दौरान ऐसे ऐसे काउंटिंग करोगे। अगर वो इंस्ट्रक्शंस ठीक है तो लोगों ने काउंट भी ठीक किया होगा। So the auditor should obtain the inventory count instructions document and inspect it to verify whether appropriate instructions has been given to the counting team to verify whether the count was done appropriately or not. सर ये ले मैंने चौथा प्रोसीजर आपके लिए बना दिया। अब पांचवें के ऊपर आए। अब आपके माइक्स नहीं खुलेंगे, पता है क्यों? क्योंकि बेइज्जत कर दिया मैंने आपको। बेइज्जत किस चीज पे किया? क्योंकि आप लोगों ने उसको खोलने की जहमत ही नहीं की। थोड़ा सा तो उसको खोलते। सर एक और प्रोसीजर मुझे बताए ना आप जरा, इसके ऊपर, इसके अंदर से कोई मुझे आप एक और प्रोसीजर बता दें। सर एक प्रोसीजर हम लोगों ने बनाया था कि आप फिजिकली किसी एक काउंट को जाओ, वहां पे ऑब्जर्व करो उसको, देखो कि काउंट ठीक हो रहा है या नहीं, और जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी चीजें काउंट कर ली होंगी, ये पहला प्रोसीजर था, उसको दोबारा से रीकाउंट करके देख लो मैनेजमेंट ठीक काउंट कर रही है यानी। एक तो हमने ये प्रोसीजर बनाया था। तो अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा होगा ना कि हम लोग किसी और साइट को विजिट कर लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला सर, तो ये वाला प्रोसीजर मत बनाइएगा प्लीज। हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं बताऊं क्या काम कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि देखो प्रीवियस ईयर कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई थी आपकी ईयर एंड के ऊपर, इस साल कितनी क्वांटिटी। अब मैं एनालिटिकल बनाने लगा काउंट के ऊपर, और से सुनना कैसे एनालिटिकल कैसे। मुझे पता है ना पिछले साल भी जब हमने काउंट किया तो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने के लिए काउंट की होगी मैनेजमेंट ने। इस साल वो हर 12 महीने, हर हफ्ते, हर महीने जाके काउंट करें। ईयर एंड के ऊपर तो चलो वो क्वांटिटी दोबारा से मिलेगी ना उनको, क्वांटिटी उधर भी पड़ी हुई होगी। सर क्यों ना हम लोग ये देखें कि लास्ट ईयर कितनी क्वांटिटी थी, इस साल कितनी क्वांटिटी है इन्वेंट्री के अंदर। अगर तो क्वांटिटी में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है तो डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि ये आपको शायद आइडेंटिफाई करवा के दे दे कि शायद काउंटिंग में गलती की गई है, इसलिए इतना बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्वांटिटी के अंदर आ रहा है। तो हमारा पांचवा प्रोसीजर यहां पे ये बन सकते हैं, the auditor should obtain the closing quantity of inventory in the previous year and compare it with the closing quantity of inventory in the current year. If there is a significant difference, this should be discussed with management as it may be evident that the count has not been done appropriately. Sir, any questions within the fifth procedure, please ask me. अब तो अपने माइक खोल लें। नहीं सर, नहीं कोई क्वेश्चन सर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वो जो नोट्स मैंने दिए हुए हैं ना आप लोगों को, वो मैंने ऐसे ही नहीं दिए कि उसके जहाज बना के उसको उड़ाओगे। वो इसलिए दिए गए हैं कि आप उनमें से देखो, उसको पढ़ो, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में। एंड दिस वाज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्सटैंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन। ये आपका सिनेरियो से किसी भी तरीके से लिंक नहीं था सर, ठीक है। लेकिन आप में से तो कुछ शगुफे ऐसे भी थे ना जिन्होंने इसको गलत पढ़ा और मुझे कहा कि इन्वेंट्री के बैलेंस के ऊपर सर प्रोसीजर्स बना देते हैं। मतलब 3 प्रोसीजर तो मेरे सामने है बैलेंस के ऊपर, तो अगर आपने वो 3 प्रोसीजर्स लिख दिए होते तो आपके 0 मार्क्स होते एग्जाम के अंदर। क्या कर रहे हैं सर, क्वेश्चन को तो समझें कि एग्जामिनर डिमांड क्या चीज कर रहे हैं आपसे, ये भी तो समझें। अच्छा चले आगे आ जाए जरा सर, आगे आते हैं। आगे भी 5 मार्क्स के लिए प्रोसीजर लिखने हैं। डिस्क्राइब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू ट्राइबल कॉर्पोरेशंस परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। के परचेजेस जो किए
कॉस्ट ऑफ सेल्स और कोई अदर एक्सपेंसेस है उनके ऊपर वेरिफिकेशन करनी है। सर पार्ट बी, अब इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस क्या कहते हैं? टी कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स व्हिच कंटेन ईयर टू डेट इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, परचेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर द 9th month जून दिस आर दिस मच एंड टू जून 2014 वर्थ दिस मच। ये प्रीवियस साल के थे, ये इस साल के थे। इस साल आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। कुछ वो लिखा गया यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में, कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट, रेवेन्यू के बारे में देखते हैं। प्रॉफिट आपका इस साल इतना है और इन्वेंट्री आपकी इस साल इतनी है, नहीं लिखा हुआ रेवेन्यू। रेवेन्यू के अगेंस्ट में कंपेयर करके देख लेता कि कोई सिग्निफिकेंटली डिफरेंस तो नहीं आ रहा दोनों में। अच्छा खैर, FN Corporation will undertake testing of purchases and other expenses during both interim and the final audit। सर इस चीज को छोड़ें, मुझे आप ये बताएं इस पे आप क्या 5 प्रोसीजर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर्स आपके बनेंगे। अप्लाई AEIOU ऑन डाटा 3 टू वेरीफाई EVCR या फिर कोका। सर प्लीज पहला प्रोसीजर कोई मुझे बना के दे सकते हैं इसके ऊपर, या मैं बनाऊं इसको पहले वाले को? सर एक प्रोसीजर है, द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ इनवॉइसेस इफ एंड रिकैलकुलेट द अर्थमेटिकल मींस टू वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, उसकी चेक कर सकते हैं सर सर ये तो कि आपका आखिरी एक्यूरेट प्रोसीजर आ गया, ये तो हम लोग लिखेंगे बाद में जाके लिखेंगे, ये अभी हम लोग नहीं लिखने वाले इसको। सर पहला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ आपको। ये देखिए परचेजेस के ऊपर जो हम लोग प्रोसीजर बनाने लगे, मैं उसको लिख देता हूँ पहला प्रोसीजर। सर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी परचेज एक्सपेंसेस किसको रिकॉर्ड करते हो? जो चीज सेल होती है उसी को आप रिकॉर्ड करते हो। मैनेजमेंट ज्यादा किस चीज की कोशिश करेगी परचेज एक्सपेंस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर? उसको अंडरस्टेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कोका के अंदर से कंप्लीशन का इशू है। जब भी हम लोग कंप्लीशन पे कोई प्रोसीजर बनाने लगते हैं तो हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट पे मूव करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अगेंस्ट क्या बनता है कि जो चीज बिकी है वो आपकी रिकॉर्ड होनी चाहिए। कौन सी चीज बिकी है ये कैसे पता चलेगा? रेवेन्यू से पता चलेगा। क्यों ना आप सेल्स की कुछ इनवॉइसेस उठाओ, सेल्स की, रेवेन्यू की कुछ इनवॉइसेस उठाओ ऑन अ सैंपल बेसिस, देखो उसके अंदर से क्या क्या चीज बिकी है, फिर जाके देखो वो आपके परचेजेस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हुई है या नहीं। आपको कंप्लीशन वेरीफाई हो जाएगी, यहां से कोई चीज हमने मिस तो नहीं की। सर पहला प्रोसीजर, द ऑडिटर। सर क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहां पे एंड पे बैठे हुए और आप में से कोई एक भी ये प्रोसीजर बना के नहीं दे सका मुझे। द ऑडिटर शुड obtain a sample of sales invoices and inspect to identify whether the inventory which has been sold and inspect that these have been included in purchase expenses to verify their completeness. सर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के अलावा कोई और प्रोसीजर जो आप मुझे बता सकते हो बनाना चाहिए? AEIOU के अंदर से चले मैं आपको कहता हूं ए, एनालिटिकल में से कोई प्रोसीजर मुझे बना के दिखा दे सर। चुप, सब चुप, बिल्कुल किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीने तो हम लोगों ने झक मारी है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमने ऑडिट का एग्जाम भी देना है मार्च में जाके। सर एनालिटिकल के अंदर से अब अगर किसी ने मुझे ये कहा ना कि प्रीवियस ईयर कितना एक्सपेंस था और इस साल कितना एक्सपेंस है, उसको कंपेयर करके देखो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मैनेजमेंट से डिस्कस करो, तो खुदा की कसम मैं कह रहा हूं फ्लाइंग चप्पल आएगा, जहां पे आप रहते हो वहां तक आएगा। सर ऑलरेडी हमें दे दिया गया है ये, ऑलरेडी वी हैव बीन गिवन दीज अमाउंट। सर इसको हम लोग नहीं यूज कर सकते, लेकिन सर जिस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी परचेज एक्सपेंस को हमेशा से कंपेयर करते हो रेवेन्यू के साथ। आप ये भी तो देख सकते हो ना कि प्रीवियस ईयर कितना रेवेन्यू था, इस साल कितना रेवेन्यू है। सर उसके अंदर जितना डिफरेंस है, क्या वही डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी है या नहीं है? अगर नहीं है तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट के भाई क्यों ये डिफरेंस नहीं है। क्यों आप लोगों के दिमाग में सर ये प्रोसीजर नहीं आ रहे? क्यों आप लोग शायद थक चुके हैं, इतनी लंबी क्लास हो चुकी है दैट यू आर सो थके हुए कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही। सर
लेकिन पेपर में आखिरी क्वेश्चन तक जाएंगे तो आखिरी क्वेश्चन वहां पे भी आपको सब्सटेंटिव का मिलेगा, तो क्या इसी तरह की गलतियां करके आएंगे? नहीं। चले इसको लिखते हैं। मैंने क्या प्रोसीजर बनाया सर, यहाँ पे दूसरा वाला प्रोसीजर एनालिटिकल जो मैंने बनाया वो क्या बनाया कि सर the auditor should obtain the revenue for the current and the previous year and identify the percentage increase or decrease within revenue and compare with the percentage increase or decrease within the cost of sales. If both of them are significantly different from each other, the reasoning should be discussed with the management to verify. ये amount verify करेगा, to verify accuracy. Amount प्रॉफिट एंड लॉस के केस में हम लोग एक्यूरेसी देखा करते हैं, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट परचेज एक्सपेंसेस। ठीक हो गया सर, ये हो गया आपका सेकंड प्रोसीजर। सर थर्ड प्रोसीजर कोई मुझे बता सकते हैं यहाँ पे थर्ड प्रोसीजर आप क्या बना सकते हैं AEIOU के अंदर? कोई थर्ड प्रोसीजर? सर एक प्रोसीजर ये बना सकते हैं कि हम लोग गुड रिसीव नोट को कंपैरिजन कर लें, लेकिन वो आपने बना लिया है। सर एक और का सर इंस्पेक्ट कर लें आपको परचेज ऑर्डर्स को उससे परचेज ऑर्डर आप देते हो जब आपने कुछ परचेज करना होता है सर। यहाँ पे परचेज एक्सपेंसेस की बात हो रही है, वही चीज जानी चाहिए जो रेवेन्यू में बिक चुकी है। सर एक हिंट देता हूं मैं आपको, हिंट देता हूं। आपने पहले रेवेन्यू का ब्रेकअप लेके इनवॉइसेस को इंस्पेक्ट किया ना, रेवेन्यू का ब्रेकअप भी नहीं लिया, सॉरी, सेल्स इनवॉइसेस उठाए डायरेक्टली आपने कंप्लीशन वेरीफाई करने के लिए अटैक किया सेल्स इनवॉइसेस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट पे। एक और सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, एक और सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो वेरीफाई कराता है हमने कोई चीज बेची या नहीं। सर कौन सा होता है वो डॉक्यूमेंट, मुझे कोई बताए? गुड डिलीवर नोट। यस, आप गुड डिलीवर्ड नोट्स उठा लो सैंपल बेसिस पे, जो गुड्स डिलीवर हुए हैं मतलब उसके अगेंस्ट रेवेन्यू है, क्या देख लो वो चीजें आपकी रेवेन्यू में रिकॉर्डेड पड़ी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, परचेज एक्सपेंसेस में रिकॉर्डेड पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। ये भी एक प्रोसीजर है टू वेरीफाई कंप्लीशन एंड एक्यूरेसी। ठीक है सर इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं टू वेरीफाई वेदर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटिस्फाइड। नहीं सर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड के केस के अंदर तो हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे ना, हम लोग रेवेन्यू को तो नहीं वेरीफाई कर रहे। देखिए डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट थिंग्स आर बीइंग वेरीफाइड ये आपने रखनी है अपने जहन के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी परचेज एक्सपेंसेस के केस के अंदर वी आर नॉट वेरीफाइंग दैट। हम लोग परचेज एक्सपेंसेस के, परचेज एंड अदर एक्सपेंसेस के केसेस के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि वो एक्सपेंसेस ठीक से रिकॉर्डेड है यानी पूरे रिकॉर्डेड है यानी। तो यहाँ पे प्रोसीजर थर्ड वाला मैंने क्या बनाया, मैंने थर्ड वाला प्रोसीजर बनाया अपॉन आपका good delivered notes की basis पे the auditor should select a sample of good delivered note pertaining to the current year and inspect that those good delivered notes to identify the goods that have been sold according to the good delivered notes and inspect in the breakup of purchase expenses whether these have been recorded as a purchase expense or not to verify completion and accuracy of these expenses. सर ये होगा आपका थर्ड प्रोसीजर। सर फोर्थ प्रोसीजर प्लीज अब तो मुझे कुछ अच्छा सा प्रोसीजर बना के दे दें आप। ये परचेज और अदर एक्सपेंसेस पे आके तो आप लोग अड़ गए यार। सर कोई और चीज जो आपके जहन में आई हो। चले सर एक आ रहा है कि हम लोग बजटेड और फोरकास्ट एक्चुअल को कंपैरिजन कर लें अर्थमेटिकल उससे। एनालिटिकल आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं बजटेड परचेज एक्सपेंसेस वर्सेस द एक्चुअल परचेज एक्सपेंसेस, बना सकते हैं सर, ये प्रोसीजर बना सकते हैं। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द बजटेड परचेज एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी एंड कंपेयर इट विद, हाँ क्या कितना प्यारा प्रोसीजर मुझे दिए, रीकैलकुलेट डिस्काउंट एंड टैक्स। सर बहुत प्यारा प्रोसीजर आपने मुझे दिए, इस पे भी डिस्कशन हम लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा। सर पहले तो इस प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं ना कि द ऑडिटर शुड ऑब्टेन बजटेड परचेज एक्सपेंसेस एंड कंपेयर इट विद द एक्चुअल परचेज एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट एंड इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस द ऑडिटर शुड डिस्कस द डिफरेंस विद द मैनेजमेंट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी। सर अब आप आए रीकैलकुलेट डिस्काउंट एंड टैक्स। सर मुझे लगा इस पर फ्लाइंग चप्पल आएगी। सर इस पर फ्लाइंग चप्पल आनी भी चाहिए आपको, उसकी वजह यह है कि डिस्काउंट जो होता है ना आपका, बड़ी गौर से मेरी बात सुनिएगा। आप जब कोई चीज सेल करते हैं सर, जब आप कोई चीज सेल करते हैं, लेट सपोज $100 की वो चीज सेलिंग प्राइस थी,
आपने $100 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, एक ये सिचुएशन आई। सर दूसरी सिचुएशन आती है कि आपने कस्टमर को $20 का डिस्काउंट दिया, अब आप कहते हो कि नहीं मैं $100 का ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूं, ऊपर नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके मैं अपने पास $20 ऐड कर देता हूं, ऑटोमेटिकली यहां गिर जाएगा। सर आपका रेवेन्यू रिड्यूस होना चाहिए। आप हमेशा रेवेन्यू नेट ऑफ रिकॉर्ड करते हैं, आपको IFRS 15 कहते हैं कि डिस्काउंट इसमें एडजस्ट करें, $80 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपके डिस्काउंट का कोई इंपैक्ट नहीं जाता। समझे आप? तो ये आपका प्रोसीजर नल एंड वॉइड हो गया। सर आप जैसे थके किस्म के लोग जिनको और कुछ नहीं समझ आ रहा ना, उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि प्लीज revise the substantive procedures because it shows me that you guys are a bit weak within substantive procedures for these unexpected areas which can be asked with an exam. आप लोग वो जो normal areas हैं उसके लिए well prepared है, क्योंकि पिछले जो 5 दिन में हमने सेशन किए बहुत अच्छा किए। रेवेन्यू हो गया, रिसीबल हो गया, पेबल हो गया, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन ये वो एरियाज है कि अगर वो आ गया तो आप लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे एग्जाम में, उसको एक दफा प्रिपेयर करें। सर दूसरी बात, 2 प्रोसीजर्स और बनाने हैं ना। एक बनाए रिकैलकुलेशन का, ऑब्टेन द ब्रेकअप ऑफ द परचेज एक्सपेंसेस दैट हैव बीन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड रीकास्ट या रीकैलकुलेट टू वेरीफाई इट्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये आपका चौथा प्रोसीजर बन गया। सर हर एक अमाउंट के अगेंस्ट हमेशा से डिस्क्लोजर भी होता है, तो आप ये भी कह सकते हो द ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द डिस्क्लोजर ऑफ द परचेज एक्सपेंसेस विद इन द डिस्क्लोजर नोट्स टू वेरीफाई वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर छठा प्रोसीजर, 5 चाहिए थे लेकिन छठा रिटन रिप्रेजेंटेशन का प्रोसीजर भी आप बना सकते हैं। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ रिटन representation from the management regarding whether that the purchase expenses have been appropriately recorded during the year. बस that's it. सर हमने एक और भी बनाया था जो कि बजटेड एंड फोरकास्टिंग को कंपेयर कर रहा था। हाँ बजटेड एंड फोरकास्टिंग, यहाँ पे 7 नंबर पे मैंने खैर वो भूल गया, 7 नंबर के ऊपर वो एक ऐसी और बात किसी बच्चे ने की कि बजटेड वाला भी आप यहाँ पे सर बना सकते हैं। बजटेड वाला एनालिटिकल प्रोसीजर के बजटेड कितना था और एक्चुअल कितना है आपका परचेज एंड अदर एक्सपेंसेस, उसको कंपेयर करके देख लो। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मैनेजमेंट से डिस्कस करके देख ले सर ये देखें, जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था, और ये आपकी गलती नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही कह दिया होगा फ्लाइंग चप्पल और ये वो, लेकिन सच ये है कि ये जो अनएक्सपेक्टेड एरियाज होते हैं ना प्रोसीजर्स के, यहाँ पे 90% ऑफ द बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो आपका वीक होना बनता है यहाँ पे। लेकिन इसीलिए तो लाइव क्लासेस रखी गई है ना, कि आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दिया जाए कि एग्जाम सर पे इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए प्लीज़, ठीक है? तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, अभी भी आपके पास 2 वीक्स ऑलमोस्ट पड़े हुए एग्जाम के प्रिपरेशन के, तो हो जाएगा, घबराना नहीं आपने, ठीक है? अच्छा आगे सर 1 वीक 1 वीक सर, 1 वीक रह गया है। 1 वीक, यस यस सर। रिमाइंडर देने का तरीका थोड़ा कैजुअल था सर, आप लोग कैजुअल तरीके से ही समझ सकते हैं, बाकी चीज़ों से नहीं समझ सकते। 1 मिनट रुके सर, मुझे कॉल आ रही है। जी हेलो जी, हाँ जी चलो बेटा, बाबा को बस 10 मिनट दो ना, बाबा आ रहे हैं, ठीक है? ओके ओके सर, आ जाएं जरा वापस इस चीज की तरफ, आ जाएं जरा वापस अब आप लोग प्लीज। और अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट प्रोसीजर के क्वेश्चन की तरफ। सर लास्ट प्रोसीजर का क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं? Describe substantive procedure the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to Chelsea Corporation's director bonuses. सर ये तो वो प्रोसीजर्स है ना कि मैं समझता हूँ कि आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि ये तो आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। मतलब कि ओ सॉरी, आपका माइक्रोफोन तो मेरा कनेक्टेड नहीं है, मैं माइक्रोफोन अपना ढूंढ रहा था। सर ये तो वो प्रोसीजर है जो कि आते ही आते। सर आप में से कोई मुझे प्रोसीजर बनाता हुआ दिखाना शुरू करे कि सर क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, बताएं मुझे प्लीज। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, गिव स्टार्ट टेलिंग मी प्रोसीजर्स। दीज आर द प्रोसीजर्स जो कि आपके क्वेश्चन में आते ही आते हैं। इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे सिनेरियो को पढ़ें, कुछ प्रोसीजर्स तो वैसे ही इंसान बना सकते हैं, बताएं मुझे। अच्छा अहमद साहब तो गए हुए हैं, वलीद भाई आप लोग कुछ मैसेज करके, दयान भाई माइक ऑन करके मुझे कुछ बताना शुरू करें सर, कैसे प्रोसीजर्स बन सकते हैं डायरेक्टर बोनसेस से रिलेवेंट। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, आपका एक स्टैंडर्ड है डायरेक्टर्स बोनसेस का, जो ये कहता है कि जो भी चीज़ डायरेक्टर्स को दी जाए,
जो भी चीज डायरेक्टर्स को दी जाए ड्यूरिंग द ईयर उसका डिस्क्लोजर होना जरूरी, यानी कि डिस्क्लोजर नोट्स में डायरेक्टर ए को ये पे किया गया, डायरेक्टर बी को ये पे किया गया, डायरेक्टर सी को ये पे किया गया, डायरेक्टर के नाम और ये सब कुछ होने चाहिए सर अब मुझे बताएं सर Sir- पहला प्रोसीजर क्या बन सकता है? जी अहमद भाई। Sir, the auditor need to inspect the minutes of the meeting to in which the director bonus was approved to obtain appropriate audit evidence. सर सर, प्रोसीजर इसका कुछ एक ऐसे और- होगा, वर्डिंग आपकी थोड़ी सी आखिर में गलत हो गई। प्रोसीजर कुछ ऐसे होगा, द ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स एंड आइडेंटिफाई द अप्रूव्ड बोनसेस फॉर एवरी डायरेक्टर एंड कंपेयर इट विद द डिस्क्लोजर नोट टू वेरीफाई वेदर द सेम अमाउंट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट। ठीक है, जी। ये हो गया आपका पहला प्रोसीजर। सर दूसरा प्रोसीजर जल्दी जल्दी, दयान साहब आपका माइक खुला था, मुझे बताएं। दयान भाई, सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। स्प्लिट बिटवीन वेजेस बोनसेस एंड बेनिफिट पेंशन, सर जरूरी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोसीजर्स बनाने ही क्वेश्चन को समझे सर, सिर्फ और सिर्फ बोनसेस पे प्रोसीजर्स बनाने हैं, बस सिर्फ और सिर्फ बोनसेस पे प्रोसीजर बनाने हैं। तो द स्प्लिट बिटवीन बेनिफिट पेंशन एंड बोनसेस, इसको इंस्पेक्ट करना, रिकैलकुलेट करना, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। दयान साहब, एनी प्रोसीजर दैट यू माइट वांट टू शेयर, मैसेज कर दें अगर आपके पास नहीं है। मैं मूव करना चाहता हूं टुवर्ड्स इसकी तरफ। सर इसको पढ़ते हैं जरा साथ साथ। The board of directors of C Corporation is made up of 9 directors. Each director receives annual bonus which is detailed in their contract of employment. अच्छा, contract of employment के अंदर भी लिखा हुआ है, तो यहां से तो मैं एक और प्रोसीजर भी बना सकता हूं। The auditors should inspect the contract of employment of each director, contract of employment of each director, and inspect it to verify the amount of bonus that is written in the contract of employment and compare with the disclosure that has been given within the disclosure notes to verify whether the same amount of bonus has been recorded within the disclosure as well। देखिए सिनेरियो पढ़ के एक और जगह मुझे मिल गई जहां से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट उठाया और उसको इंस्पेक्ट किया मैंने। सर इससे आगे पढ़ते हैं। द बोनस इज बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस एज कंपेयर टू द प्रायर ईयर। चेल्सी कॉर्पोरेशन बोर्ड एग्रीज द बोनस बेस्ड अपॉन ड्राफ्ट प्रॉफिट विद द इनकम टैक्सेस। तो बोर्ड में जब एग्री हुआ तो बोर्ड मिनट्स में वो एग्री हुआ होगा ऑटोमेटिकली। बोर्ड मिनट्स के ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक प्रोसीजर बना चुके हैं, उस पर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक और प्रोसीजर है जो कि बनाया जा सकता है, बाद में आते हैं उस पर। विच इज देन पेड इन जून ईच ईयर। जून में जाता है बोनस। ईयर एंड कंपनी का क्या है सर? 31st ऑफ मई, 31st ऑफ मई में है, पे होता है जून में नेक्स्ट ईयर। मई जून जुलाई, वो हमारे ऑडिट पीरियड के दरमियान में आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग उसके पेमेंट को एक्सेप्ट वो करें। यस, ये देखा है ना प्रोसीजर इतना प्यारा। इंस्पेक्ट बैंक स्टेटमेंट्स टू कंपेयर द एक्चुअल अमाउंट पेड टू द डायरेक्टर्स जून के अंदर। तो सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स बोलना जरूरी है। यहाँ पे आपका प्रोसीजर बनेगा सर, इंस्पेक्ट द सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स। यहाँ पे सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स है मेरे पास, bank statements, to identify the amount of bonus that has been paid to each director and compare it with the disclosure to verify whether the same amounts have been disclosed of the bonuses that have been paid to the director। ये हो गया सर तीसरा प्रोसीजर। सर चौथे के ऊपर आते हैं। चलिए तीसरा तो हमने इसी के अंदर से बनाया। जी बताएं। एक और भी हम लोग बना सकते हैं कि सर ऑडिटर जो है वो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट करे और उसका वो कंपेयर कर ले परसेंटेज के, वो अप्रोप्रिएटली दिया गया है कि नहीं दिया गया बोनस। सर ये हुई ना बात, ये हुआ ना एनालिटिकल प्रोसीजर, लेकिन इसको थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सर प्रोसीजर कुछ ऐसे जी सर, बनेगा वो that the auditor should identify the profit before tax of the previous year and the current year and identify the bonuses paid in the previous year and the current year. If the bonuses paid are not aligned upon the profit before tax of the company, this should be discussed with the management to identify the reason why these are not aligned। आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन सर इसके अंदर अब एक मसला है ना बहुत बड़ा। मैंने प्रोसीजर तो आपके कहने पे बना दिया, इसके अंदर मसला क्या है सर? ऑडिटर की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि वो ये इंश्योर करे कि कंपनी के अंदर के मामला ठीक चल रहे हैं। ऑडिटर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ये इंश्योर करे कि कंपनी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो ठीक से रिकॉर्डेड हो। तो इस प्रोसीजर को ऐसे नहीं लिखना, इस प्रोसीजर की वर्डिंग थोड़ी चेंज करेंगे। आप बोलेंगे द ऑडिटर, अब मैं इस प्रोसीजर को लिखता हूं, द ऑडिटर should inspect the previous year revenue। मैनेजमेंट बोनस को क्या करने की कोशिश करेगी?
कम दिखाने की कोशिश करेगी, ऐसी बात है। द गोल विल बी टू शो लेस बोनस विद इन द डिस्क्लोजर नोट्स। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो बोनस अगर नहीं इंक्रीज होता मुझे नजर आ रहा, वो मसला है मेरे लिए। आप समझे, आप वहां पे शक है कि कम अमाउंट डिस्क्लोज्ड है। तो अब मैं बोलूंगा द ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स and the current years as well, and the current year as well, to identify if there is increase, and then inspect the bonuses of both year, the bonuses disclosed of both years, and if the bonus has not increased in line with the profit, this should be discussed with management. This should be inquired from management. This should be inquired from management, as this suggests that bonus amounts may be understated. Bonus amounts may be incompletely recorded. सर ये आ गया मेरा चौथा प्रोसीजर। सर आप में से कोई आ जाए अच्छा इंसान जो मुझे पांचवा प्रोसीजर बता दे, इंस्पेक्ट पेरोल रिकॉर्ड्स एंड कंपेयर टू द फिगर्स रिकॉर्डेड फॉर बोनसेस इन द डिस्क्लोजर नोट। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक और डॉक्यूमेंट का सोर्स है पेरोल रिकॉर्ड्स का। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द पेरोल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स फॉर द होल year and identify the bonuses included within the payroll records and compare it with the disclosure notes to identify if there is any kind of a difference or no। दयान भाई बहुत प्यारा प्रोसीजर आपने ये वाला भी बना के दिया। सर अब अगर आपने छठा प्रोसीजर लिखना था तो आप सर बाय द वे रीकैलकुलेशन वाला प्रोसीजर आप नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर जगह पे आप रीकैलकुलेशन कर चुके, मैथमेटिकल एक्यूरेसी खुद ही वेरीफाई हो जाएगी। वो जो बोर्ड ऑफ मिनट से देखा, इधर से देखा, उधर से देखा, आई वुड नॉट रिकमेंडेड। आगे आज जो डिस्क्लोजर वाला जो प्रोसीजर हम लोग रोट लर्न लिखते थे, हाँ सर मैं आ रहा हूँ उस तरफ दयान भाई, वो भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि डिस्क्लोजर ही तो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। लास्ट आया करता था रिटन रिप्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पे आप बोल दोगे ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट द डिस्क्लोजर नोट हैज बीन appropriately recorded in line with the bonuses that will be actually paid to the directors in June 2025 after the year end। वही बोनस आपने रिकॉर्ड भी किए हैं अपने पास डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर। सर ये हो गया आपका ये वाले प्रोसीजर्स भी पूरे। सर आपके यहाँ पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप लोग जाते तो इसमें आपके आते 1 मार्क्स, इसमें आते आपके 1 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे आप लोग 5 मार्क्स ले लेते क्योंकि आप सब ने प्रॉपर प्रोसीजर्स बताए हैं मुझे। ठीक है, तो ये आपके लिए रियलिटी चेक है थोड़ा सा कि आप लोग इस पर थोड़ी सी मेहनत करें। सर आज है 5 मार्क्स का आखिरी जो आपका क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, explain whether 2025 financial statements of Chelsea Corporation require amendment in relation to this matter and describe 2 audit procedures which should be performed in order to form a conclusion on any required amendment। conclusion का मतलब ये है कि फाइनल जो आप कंक्लूजन देते हो कि क्या ये चीज़ ठीक है, यानी 2 प्रोसीजर्स भी इस चीज़ पे परफॉर्म करके हम लोगों ने बताने हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज़ चेंज होगी या नहीं होगी, ये हमारे पास गिवन है। सर लेट्स रीड इट आउट, दिस इज द फाइनल थिंग। इट इज़ 1st of July 2015। The audit of C Corporation is almost complete and the auditor's report is due to be signed shortly. The following matters have been brought to your attention। ठीक हो गया। A key supplier of Chelsea Corporation, Fifth Corporation, is suing the company for breach of contract, alleging that Chelsea Corporation failed to complete an order for the purchase of significant item of property, plant and equipment। हमने कोई ऑर्डर किया हुआ था, हम लोगों ने उसको परचेज नहीं किया, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में चला गया, भाई केस करो तुम्हारे ऊपर। The lawsuit was filed prior to the year end। अगर ईयर एंड से पहले ही लॉ सूट फाइल हो गया तो प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए वही अकॉर्डिंग टू के जो कोड है हमारा, जो 4 टेबल्स के स्टेजेस है हमारे पास। जी बताएं। IAS 37 के अकॉर्डिंग आपकी प्रोविजन रिकॉर्ड 37 का जो टेबल है उसके अकॉर्डिंगली, एंड द सम क्लेम्ड बाय द सप्लायर इज $0.6 मिलियन। ये सम था, यानी केस हो गया। तो अब तो अगर वो वर्चुअली सर्टेन या फिर प्रोबेबल था तो रिकॉर्ड होना चाहिए लायबिलिटी। अगर वो
पॉसिबल या रिमोट था तो सिर्फ डिस्क्लोज होना चाहिए. दिस हैज बीन डिस्क्लोज्ड अभी तक एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसको डिस्क्लोज किया हुआ इन द नोट्स टू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक हो गया भाई. कोरेस्पॉन्डेंस हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम फिफ्थ कॉर्पोरेशन. कोरेस्पॉन्डेंस आ गई इंडिकेटिंग दैट इट इज विलिंग टू सेटल द केस फॉर 0.4 million बाय चेल्सी कॉर्पोरेशन. इट इज लाइकली दैट चेल्सी कॉर्पोरेशन विल एग्री टू दिस. इट इज लाइकली कि हम लोग भी इससे एग्री करेंगे. क्या डेट है आज के जिस पे सब कुछ हो रहा है? 24 अगस्त हो रहा है. ईयर एंड के ऊपर जब हम लोग बैठे हुए थे तब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी. ईयर एंड के बाद ये इंफॉर्मेशन आ गई. सर पहले तो मुझे बताएं कौन से एरिया के साथ लिंक्ड ये वाला क्वेश्चन है. पहले तो ये आइडेंटिफाई करके बताएं मुझे. सर क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया. आपके सिलेबस के अंदर से कौन से एरिया के साथ लिंक्ड है रिपोर्टिंग. ये वाला क्वेश्चन? सर रिपोर्टिंग से नहीं लिंक्ड है. नहीं नहीं. नोप्स. सर ईयर एंड पे एक चीज मैंने रिकॉर्ड की है. ईयर एंड के बाद उसके ऊपर कोई इवेंट आ IAS गया. 10 सर IAS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग से सर यस रिलेटेड है. सर. और इसको आगे जो हमने एक्सप्लेनेशन भी देनी है वो होगी रिपोर्टिंग से रिलेटेड होगी. हमारी बिकॉज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपकी से रिलेटेड कोई इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं जानी सर. हमने मैनेजमेंट को गाइड करना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए. ये क्वेश्चन है ऑडिटर का. 3 मार्क्स के लिए ये है. 2 मार्क्स तो नीचे आ गया ना. 3 मार्क्स ने हमने उनको गाइड करना है कि भाई तुमने क्या करना है. अब नयन भाई आपने ठीक कहा कंप्लीशन एंड रिव्यू, लेकिन कंप्लीशन एंड रिव्यू के अंदर से सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है. IAS 10 कहता था कि भाई ईयर एंड के बाद कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने से पहले पहले हो तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट कहलाता है. उसको आप फर्दर डाइवर्सिफाई करते हो बिटवीन क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. अब इसके अगेंस्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी ईयर एंड के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी हुई थी, तो मतलब कोई ना कोई एविडेंस था, रिकग्निशन थी, तो मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट बन गया. अब एडजस्टिंग इवेंट बन गया तो ईयर एंड के बाद नई अमाउंट मुझे पता लग गई है कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग इवेंट है उस कंटिंजेंट लायबिलिटी के डिस्क्लोजर के अंदर डिस्क्लोज हुआ है. डिस्क्लोजर के अंदर हम लोग जाके इसको, अच्छा अब सुनिएगा, हम लोग एग्री कर जाएंगे कि हम लोग इतनी अमाउंट पे, आखिर में क्या लिखा है, चेल्सी कॉर्पोरेशन जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं वो भी लाइकली है कि एग्री कर जाएगी कि हम लोग ये अमाउंट पे करेंगे. जब तुम एग्री कर गए तो वो वर्चुअली सर्टेन प्रोबेबल के सिनेरियो में आ गए, तो अब उसको डिस्क्लोजर से उठा के ट्रांसफर करोगे लायबिलिटी रिकग्निशन की तरफ. सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्टेबल बन गया ये वाला. एडजस्टेबल के केस में तुमने कंसिडर कर लिया कि तुम पे करोगे. जब कंसिडर कर लिया तो भाई वो तो अब रिकॉर्ड होनी चाहिए एज अ लायबिलिटी, वो तो डिस्क्लोज होनी नहीं चाहिए. तो यही सब कुछ जो मैंने अभी बोला, यही सब कुछ 3 मार्क्स के लिए आपने एक्सप्लेन करना है इसको. लेकिन आए करते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक नए टाइप का क्वेश्चन जो कि हमारे सामने आया सब्सिक्वेंट इवेंट्स का. सर इसको कैसे करेंगे हम लोग? सी कॉर्पोरेशन का कौन सा पार्ट है ये वाला? दिस इज पार्ट डी. पार्ट डी का 1 वाला पार्ट है. सबसे पहले हम लोग देखें, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है पहले सिनेरियो को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो. बस सिनेरियो को सिंपल अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द सी कंपनी हैड रिकॉर्डेड a contingent liability had disclosed recorded ne disclosed a contingent liability in the financial statements of 0.6 million against its supplier, but after the year end new information came into light that amount would be 0.4 million expected to be paid, and it is likely that C Corporation, the company we are auditing, C Corporation also agrees to pay this amount. अब मैं at first वाली इसको बात बताता हूं. At first the disclosure was appropriate as either the chances were remote or possible. ये तो मैंने उसको बता दिया. अब अगले पैराग्राफ की तरफ आके मैं इसको ये बताता हूं कि सर IAS 10 वाली बात है, इसको बताता हूं.
the subsequent event regarding this amount, the subsequent event regarding this amount occurred before the financial statements have been issued, before the financial statements have been issued. Hence, it is an event after reporting date, after reporting date. पहले तो बताया कि event after the reporting date है भाई ये reporting date. Additionally, as an amount was already recorded, meaning and case was also done before the year end, also filed by supplier at year end, before year end. Hence, evidence was present before the year end, evidence was present at the year end. Hence, ये जो subsequent change आया मैं उसके बारे में बताऊंगा. Hence, the subsequent change and agreement of C Corporation, subsequent change and agreement of C Corporation suggests that it is an adjusting event. ये एक adjusting event है for the financial statements, of असली year end क्या था इसका, for the financial statements जनाब आली of C Corporation, जनाब आली of 31st of May 2015, for the financial statements of 31st of May 2015. अब मैं इसको करेक्ट बताऊंगा कि इसको करेक्ट किस तरीके से करना है. देखिए, खुद आंसर ड्राफ्ट करो. मुझे भी नहीं पता कि कैसे आंसर ड्राफ्ट होने हैं, आपको भी नहीं पता. खुद से अपनी तरफ से ड्राफ्ट करता जा रहा हूं. मार्क्स मिले ठीक है, ना मिले ठीक है. 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स का ना वो मिल जाएंगे, उसकी फिक्र आपने नहीं करनी. सर आगे आए. अब यहां तक जब मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आगे मैंने इसको ये बताना है इसका करेक्ट तरीका क्या करने का, इसको ठीक कैसे किया जाएगा. अब मैं इसको बताऊंगा. एज इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट and as management has agreed, is likely to agree to the amount, hence either now under IS 37 it is either probable or virtually certain, hence instead of being disclosed, a liability should be recorded. Hence the disclosure of 0.6 million will be खत्म हो जाएगा, will be ended या फिर will be disincluded. आप कह दो removed, will be removed and a liability of $0.4 million, which is the new agreed amount, will be recorded as a liability. सर क्वेश्चन क्या था एग्जामिनर का, एक दफा फिर से देख लेते हैं. एग्जामिनर कह रहा था एक्सप्लेन करो वेदर 2015 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका कोई इंपैक्ट आएगा, अमेंडमेंट आएगी इस मैटर की. तो हमने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया विद आल्सो एक्सप्लेनेशन के कैसे कैसे आएगी. 3 मार्क्स के लिए ये था, 3 मार्क्स मुझे मिल जाएंगे गारंटीड. अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं सर, अगला क्वेश्चन बड़े गौर से सुनिएगा. Describe 2 audit procedures which should be performed in order to form a conclusion on any required amendment. क्या ये amendment इतनी amount की होनी चाहिए और मैनेजमेंट ने एग्री कर ली है इस चीज के ऊपर. amendment किस बेसिस पे थी? amendment इस बेसिस पे थी कि नई अमाउंट आई है और amendment इस बेसिस के ऊपर थी कि मैनेजमेंट एग्री कर गई है. तो इन दोनों चीजों को वेरीफाई करने के लिए कोई 2 प्रोसीजर्स बता दो. सर आप में से कोई भी बंदा मुझे 2 प्रोसीजर्स बता दे प्लीज. एक तो सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग इंस्पेक्ट कर लेंगे और सर किस चीज के लिए इंस्पेक्ट करेंगे ये बताएं, किस चीज को देखने के लिए? सर अमाउंट को वेरीफाई करने के लिए. अमाउंट के लिए नहीं,
अमाउंट के लिए नहीं, अमाउंट के लिए सर एक और चीज हम लोग देखेंगे। ए ई आई ओ यू डाटा 3 के अंदर अमाउंट के लिए कुछ और होगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग किसी और चीज के लिए हम लोग देखेंगे। मैं बताता हूं, इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू आइडेंटिफाई द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू पे दिस अमाउंट, द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू पे द $0.4 मिलियन कि क्या उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया, वो लोग एग्री हो गए, तो ये मुझे वेरीफाई करा देगा वो जो दूसरी सिचुएशन थी कि इसको लायबिलिटी में शिफ्ट करा दिया हम लोगों ने, यहां से मुझे पता चल जाएगा। सर दूसरा प्रोसीजर, अब अमाउंट की कंफर्मेशन के ऊपर है सर। डाटा 3 के अंदर से DA3 के अंदर एक होती थी कंफर्मेशन, दूसरा होता था कोरेस्पॉन्डेंस। ये जो आपको कंफर्मेशन आई है कि अब आप 0.6 नहीं 0.4 मिलियन की पे करोगे अमाउंट, ये सप्लायर ने भेजी है ना। सप्लायर ने कैसे भेजी होगी, कोई ईमेल भेजी होगी या फिर कोई आपके पास लेटर आया होगा ऑफिस में, उस लेटर को क्यों नहीं पढ़ते, उसको कोरेस्पॉन्डेंस ही बोला जाता है ना। वो जो डिस्कशन हो रही होती है विद द मैनेजमेंट एंड द थर्ड पार्टी, उस कोरेस्पॉन्डेंस को सर आप पढ़ ले, आपको अमाउंट कंफर्म हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन्स तो मैं यहाँ पे अपना प्रोसीजर बनाऊंगा, द ऑडिटर शुड इंस्पेक्ट द कोरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द सप्लायर to verify the new amount payable, the new amount they expect, the new amount which they expect to be 0.4 million US dollars. Sir, any questions in this case? Any questions? Please ask. नो सर, क्वेश्चन नहीं है। सर ये हम लोगों ने एग्जाम स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट अराउंड 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 और 11:30, 4 घंटे। मेरी एक्सप्लेनेशन के इटसेल्फ आप 2 घंटे सर साइड पे कर दें, सारी बेइज्जती के एक्सप्लेनेशन के इटसेल्फ सर आप 2 घंटे साइड पे कर दें। 2 घंटे एग्जैक्ट हम लोगों को लगे। अगर आप एज ए स्टूडेंट ये सब कुछ करते तो आपको 2 घंटे लगते इस 70 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे 10 मिनट का टाइम था सर, अभी भी 10 मिनट आप सेव कर चुके हैं। मैंने ज्यादा टाइम इस वजह से लिया और ऑब्वियसली लगता है उसकी वजह ये है कि आई हैव टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग बिफोर राइटिंग इट डाउन, एंड राइट करते हुए भी आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप लोगों से पूछना, फिर समझाना, फिर उसके बाद लिखना, समझे सर? एनी क्वेश्चंस? नाउ you guys can turn on your mic and we are done with day 5 of this specific live sessions that we were doing. Best of luck for your exams, everyone.